18वीं सदी जिसे तर्क का युग कहा गया, जहां वोल्टेयर, दिदरो और कांट जैसे दिग्गज इंसानी दिमाग की ताकत का गुणगान कर रहे थे। लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसा आदमी उभरा जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। एक ऐसा इंसान जो गरीबी में पैदा हुआ, जन्म देते ही मां को खो दिया, बाप ने जिसे लावारिस छोड़ दिया और जो 12 सालों तक दर दर की ठोकरें खाता रहा। वो समाज से कटा हुआ था, बीमारियों से जूझ रहा था और अपनों का ही शिकार था। लेकिन सवाल ये है कि वो आदमी जिसे उसके जीते जी पागल और अपराधी समझा गया, जिसकी मौत के समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन वोल्टेयर आसमानों की ऊंचाइयों पर था, वह मरने के बाद कैसे पूरी दुनिया पर छा गया। कैसे इस एक भटके हुए मुसाफिर ने वोल्टेयर को पछाड़ दिया, धर्म को पुनर्जीवित किया, शिक्षा व्यवस्था बदल दी और फ्रांसीसी क्रांति से लेकर कार्ल मार्क्स और टॉल्स्टॉय, नीत्शे तक को प्रभावित किया। यह कहानी है जीन जैक्स रूसो की। यह कहानी है उस बाप की जिसने अपने 5 बच्चों को जन्म के साथ ही अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन बच्चों की परवरिश पर उसकी बातें आज भी काम की हैं। उस वक्त का पेरिस दिमाग से थक चुका था। लोग तर्क, बहस और वैज्ञानिक तरक्की के उस बोझ तले दब गए थे जहां रूह के लिए कोई जगह नहीं थी। शहर की भागदौड़ और गला काट मुकाबलों ने इंसानों को खोखला कर दिया था। रूसो ने वो सवाल पूछा जो किसी ने नहीं पूछा था। क्या इस तथाकथित प्रगति ने इंसान को खुश किया है? क्या विज्ञान और कला ने हमारी नैतिकता को सुधारा या हमें और भ्रष्ट कर दिया है? क्या हमने जो खोया है उसकी भरपाई ये ऊंची इमारतें कर सकती हैं? रूसो ने यूरोप को एक नया सुसमाचार दिया। भावनाएं तर्क से ऊपर है। उसने लोगों को वापस प्रकृति की ओर मुड़ने का रास्ता दिखाया, जहां एक साधारण जीवन में ही सच्ची शांति थी। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पूरी दुनिया उसे ठुकरा चुकी थी। रूसो ने द कन्फेशंस लिखना शुरू किया। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद आत्मकथाओं में से एक है। रूसो का दावा एकदम एक्सट्रीम था। उसने किताब की शुरुआत में ही कहा, मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिसका कोई उदाहरण नहीं है और जिसका कोई अनुकरण नहीं करेगा। मैं अपने हमराह इंसानों को एक इंसान दिखाना चाहता हूं, अपनी पूरी असलियत के साथ, और वो इंसान मैं खुद हूं। उसने दुनिया को चुनौती दी, जब कयामत का बिगुल बजेगा तो मैं यह किताब हाथ में लेकर खुदा के सामने खड़ा होऊंगा और कहूंगा, मैंने अपना अच्छा और बुरा, अपनी नीचता, अपनी महानता सब इसमें लिख दिया है। मैंने कुछ नहीं छिपाया। आत्मकथाओं में लोग अपना बड़प्पन बताते हैं, लेकिन इस किताब में रूसो ने अपनी नीचता को स्वीकार किया है। उसने कहा है कि उसकी संवेदनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही उसका ताकत। वो लिखता है, एक महसूस करने वाला दिल ही मेरी सारी मुसीबतों का जड़ था। 1712 जनेवा, यहाँ जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ, लेकिन वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह नागरिक था। जनेवा की 20,000 की आबादी में सिर्फ 1600 लोगों के पास यह सम्मान था। यह शब्द रूसो के जहन में ताउम्र रहा, आजादी और अधिकार का प्रतीक। मगर उसकी शुरुआत ही एक त्रासदी से हुई। जन्म के 1 हफ्ते के भीतर उसकी मां की मौत हो गई। रूसो ने खुद लिखा, मैं अपने पिता के लिए वो दुखद फल था जिसने पैदा होते ही अपनी मां को खो दिया। वह इतना कमजोर था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसकी एक बुआ ने उसे पाला। उसी बुआ के गानों ने रूसो के भीतर संगीत का वो बीज बोया जो आगे चलकर उसकी एक बड़ी पहचान बना। रूसो के पिता आइजैक एक अस्थिर दिमाग वाले घड़ीसाज थे। वो रूसो को लेकर रात रात भर अपनी पत्नी की छोड़ी हुई प्रेम कहानियों को पढ़ते थे। नतीजा ये हुआ कि रूसो का दिमाग बचपन में ही इमोशंस और रोमांस से भर गया। एक तरफ फ्रांसीसी प्रेम कहानियां थीं, तो दूसरी तरफ प्लूटार्क की महान शख्सियतों की वीरता और प्रोटेस्टेंट नैतिकता। इस मेल ने रूसो को अंदर से विरोधाभास का पुतला बना दिया। वो खुद कहता है, मैं एक साथ अभिमानी और कोमल था, कमजोरी और साहस के बीच झूलता हुआ, जिसने मुझे हमेशा अपने आप से ही युद्ध करने पर मजबूर किया। 1722 जब रूसो 10 साल का था, तब उसके पिता झगड़े के कारण शहर छोड़कर भाग गए। बचपन में इसका बड़ा भाई भी घर छोड़कर भाग चुका था। रूसो के एक चाचा ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। यहाँ उसे प्रकृति से प्यार हुआ, लेकिन यही एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी कामुकता को एक अजीब मोड़ दे दिया।
उसकी टीचर मैडम लैप्सियर ने जब उसे सजा के तौर पर पीटा तो रूसो को दर्द के साथ एक अजीब सा आनंद मिला। यह मासोखिज्म यानी खुद को कष्ट पहुंचाकर सुख पाना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। उसने स्वीकार किया, अपराध को कबूल करना आसान है, लेकिन जिसे दुनिया मूर्खता या मजाक समझे उसे बताना, एक्सप्रेस करना सबसे मुश्किल है। उसकी यही झिझक उसे ताउम्र महिलाओं के सामने शर्मिला और अधूरा बनाए रही। 12 साल की उम्र में रूसो को एक नक्काश के पास काम सीखने भेजा गया, लेकिन वहां की मार पिटाई ने उस मासूम बच्चे को झूठ बोलने वाला, कामचोर और चोर बना दिया। एक संडे जब वह शहर से बाहर टहलने गया तो वापस आने में देर हो गई। जनेवा के दरवाजे बंद हो चुके थे। पिटाई के डर से उस 16 साल के लड़के ने फैसला किया कि वह अब कभी वापस नहीं जाएगा। 15 मार्च 1728 बिना पैसे, बिना सामान के रूसो ने एक अनजान सफर शुरू किया। वो जनेवा से भागकर कैथोलिक क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। भागते हुए वह एनेसी पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात मैडम डी वॉरेन से हुई। वह 29 साल की थी, सुंदर, गरिमामयी और दयालु। रूसो के लिए वो कैथोलिक धर्म का सबसे खूबसूरत तर्क बन गई। मैडम वॉरेंस का अपना एक अलग ही दर्शन था। उनका मानना था कि अगर आपका दिल साफ है तो खुदा आपके छोटे मोटे प्रेम संबंधों को माफ कर देगा। वो नहीं मानती थी कि जीसस किसी सुंदर महिला को नरक भेजे। रूसो ने उनके कहने पर कैथोलिक धर्म अपना लिया, लेकिन उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे तोरिन के एक आश्रम में भेजा गया, जहां उसे अपमानजनक अनुभवों और धार्मिक कट्टरता का सामना करना पड़ा। तोरिन में रूसो ने वो गलतियां की जो ताउम्र उसकी रूह पर बोझ बनी रही। उसने अपनी मालकिन का एक रेशमी रिबन चुराया और पकड़े जाने पर सारा इल्जाम एक निर्दोष नौकरानी मैरियन पर लगा दिया। मैरियन ने रोते हुए कहा था, रूसो, मुझे दुख है कि तुम ऐसे हो, काश मैं तुम्हें कभी जानती ही नहीं। यह अपराध रूसो कभी नहीं भूला। उसने द कॉन्फेशंस इसलिए लिखी ताकि वह इस शर्म से आजाद हो सके। इसी दौरान वह अपनी कामुक कुंठाओं के कारण गलियों में ऐसी हरकतें करता जिससे उसे सजा मिले, पिटाई मिले। वह एक खोया हुआ, मानसिक रूप से परेशान युवक था। 1729 की गर्मियों में 17 साल का रूसो फिर से भटकते हुए मैडम दी वॉरेंस के पास पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, आंखों के सामने धुंध थी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह उनके पैरों में गिर पड़ा और उनके हाथों को चूमने लगा। दुनिया उसे ठुकरा चुकी थी, लेकिन मैडम वॉरेंस ने कहा, लोग चाहे जो कहें, खुदा ने इसे मेरे पास भेजा है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। यहां एक भटके हुए युवक को सहारा मिल गया। 17 साल का रूसो अब मैडम दी वॉरेंस के पूरी तरह बस में था। वह उनके प्रति इतना आकर्षित था कि उनके उठ जाने के बाद उस फर्श को चूमता जहां उनके पैर पड़े थे। लेकिन वह उन्हें क्या कहता था? मामन, मां। रिश्ते का यह अजीब विरोधाभास, जहां वह प्रेमी भी होना चाहता था और बच्चा भी, रूसो के जीवन की सबसे बड़ी पहेली थी। मैडम वॉरेंस उसे छोटा सा बच्चा कहती, उससे चिट्ठियां लिखवाती और अपने साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करवाती। यहीं रूसो ने वोल्टेयर और दूसरे दार्शनिकों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसका असली स्कूल मैडम वॉरेंस की बाहें और उनकी सोहबत थी। 1729 में रूसो को पादरी बनने के लिए स्कूल भेजा गया। उसे कैथोलिक धर्म का संगीत, धूप और घंटियां पसंद थी। उसे लगता था कि जिस धर्म ने मामन को इतना दयालु बनाया, वो बुरा नहीं हो सकता। मगर समस्या थी दिमाग। रूसो का दिमाग फॉर्मल एजुकेशन के लिए बना ही नहीं था। 5 महीने तक लैटिन के व्याकरण से सिर खपाने के बाद उसके टीचरों ने उसे वापस भेज दिया। रिपोर्ट में लिखा था, लड़का अच्छा है पर पादरी बनने के लायक नहीं। रूसो इतिहास का सबसे बड़ा पैदल यात्री था। जनेवा से तोरिन, तोरिन से एनेसी, लुसाने और चैम्बरी, उसने सैकड़ों मील का सफर पैदल तय किया। उसने लिखा, पैदल चलना, बढ़िया मौसम और अंत में एक खूबसूरत मंजिल, यही मेरा सबसे पसंदीदा जीवन है। जब वो इंसानों के बीच होता तो अब वह शर्मीला और शब्दहीन हो जाता, लेकिन जब वह प्रकृति के साथ अकेला होता तो वो पहाड़ों और आसमानों से बात करता। आज हम जो प्रकृति प्रेम कविताओं में देखते हैं, उसकी नींव रूसो ने इन्हीं रास्तों पर रखी थी। उसने प्रकृति को अपना विश्वास पात्र बना लिया था। फ्रांस के एक सफर के दौरान रूसो एक किसान की झोपड़ी में रुका।
किसान ने पहले कहा कि उसके पास केवल दूध और जौ की रोटी है, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि रूसो कोई टैक्स कलेक्टर नहीं है, तो उसने फर्श के नीचे बने गुप्त दरवाजे से बढ़िया सफेद रोटी, मांस और वाइन निकाली। उस किसान का डर देखकर रूसो के दिल में उस सिस्टम के खिलाफ नफरत पैदा हो गई जो गरीबों को उनका हक छिपाने पर मजबूर करता था। यहीं से उसके उस दर्शन का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति की आग सुलगाई। 1732 में रूसो वापस मामन के पास पहुंचा। वहां उसे पता चला कि मैडम का एक और प्रेमी है, क्लॉड एनेट। लेकिन वहां रूसो का एक्सट्रीम व्यक्तित्व देखिए। उसने जलन महसूस करने के बजाय एनेट से दोस्ती कर ली। ये तीनों एक अजीब से यूनियन में रहने लगे। 1736 में उन्होंने शहर के बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लिया। रूसो ने इसे अपने जीवन का सबसे शान दिन कहा। यहाँ उसने खुद को पढ़ाया। उसने न्यूटन, लाइबनीज और प्लेटो को पढ़ा। यहीं वह ज्ञानोदय के संपर्क में आया। उसने ईश्वर की एक नई परिभाषा गढ़ी। वह ईश्वर जो सजा नहीं देता, बल्कि जो प्रकृति की रूह है। उसने माना कि इंसान का स्वभाव मूल रूप से अच्छा है, जिसे समाज भ्रष्ट कर देता है। 1740 आते आते सब बदल गया। रूसो 28 साल का नौजवान हो चुका था। मैडम का नया प्रेमी आ चुका था और रूसो अब वहां खुद को फालतू महसूस कर रहा था। बिना किसी झगड़े के मैडम ने उसके लिए एक ट्यूटर की नौकरी ढूंढी। विदाई के वक्त मैडम लॉरेंस ने अपने हाथों से रूसो के लिए कपड़े सिले। 28 साल का रूसो अब अपनी मामन की छांव से निकलकर पेरिस की उस दुनिया की ओर बढ़ रहा था जहां उसे महानता और बर्बादी दोनों मिलने वाली थी। 1740 में रूसो फ्रांस के लियोन पहुंचा, जहां उसे मैवली परिवार में ट्यूटर की नौकरी मिली। यहां उसका सामना ज्ञानोदय के सबसे तेज दिमागों से हुआ, ग्रेवियल मैवली और कॉन्डिलैक। यहीं रूसो ने शिक्षा पर अपने पहले विचार लिखे, जो 22 साल बाद उसकी महान कृति एमिल की बुनियाद बनेगा। लेकिन रूसो यहां भी अधमरा आशिक ही रहा। मैडम दी मैवली के प्रति उनका आकर्षण और सार्वजनिक स्नानागार में एक युवती को नग्न देख लेना उसकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। उसने उस अजनबी लड़की को एक गुमनाम और बोल्ड खत लिखा, जिसमें उसकी सुंदरता और उस गुलाबी शर्म का जिक्र था जो उसने रूसो को देखकर महसूस की थी। अगस्त 1742 रूसो पेरिस पहुंचा। उसकी जेब में सिर्फ 15 सिक्के थे और दिमाग में महानता के सपने। वह एक सिस्टम लेकर आया था, संगीत को अंकों में लिखने का तरीका। वह एकेडमी ऑफ साइंसेज के सामने खड़ा हुआ, लेकिन दिग्गजों ने उसके सिस्टम को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह दिमाग पर बहुत बोझ डालता है। लेकिन पेरिस ने उसे एक और चीज दी, डेनिस दिदरो की दोस्ती। ये दोनों युवा दार्शनिक साथ में शतरंज खेलते, थिएटर जाते और आने वाली क्रांति के सपने बुनते। 15 साल की यह दोस्ती इतिहास की सबसे चर्चित और अंत में सबसे विवादित दोस्ती बनने वाली थी। डेनिस दिदरो वही हैं जिसने इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी और कहा था कि दुनिया के आखिरी राजा का गर्दन दुनिया के आखिरी पादरी के आंत से घोट देना चाहिए। 1743 में रूसो को वेनिस के फ्रांसीसी राजदूत का सचिव नियुक्त किया गया। यहाँ रूसो को पहली बार सत्ता और रसूख का स्वाद मिला। वह इटालियन संगीत और वहां की सुंदरियों के मोह में भी पड़ा। लेकिन वेनिस में ही उसके भीतर समाज के प्रति नफरत का बीज पुख्ता हुआ। राजदूत ने उसे एक घटिया नौकर की तरह समझा और उसकी सैलरी रोक ली। जब रूसो ने पेरिस लौटकर शिकायत की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह एक आम आदमी था और उसका दुश्मन एक कुलीन। रूसो ने लिखा, यहीं से मेरे मन में उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा हुई जहां न्याय हमेशा सत्ता की वेदी पर कुर्बान कर दिया जाता है। 1745 में रूसो की मुलाकात थेरेस लेवासेउर से हुई। वह एक अनपढ़ कपड़े धोने वाली लड़की थी। रूसो के दोस्त उसे चिढ़ाते थे, लेकिन रूसो ने उसे अपना सब कुछ बनाया। थेरेस इतनी सरल या पिछड़ी थी कि वो कभी साल के 12 महीनों के नाम नहीं सीख पाई, न ही वह पैसे गिनना जानती थी। लेकिन रूसो ने उसे कभी नहीं छोड़ा। उसने थेरेस को अपनी हाउसकीपर कहा और थेरेस उसे मेरा आदमी कहती थी। लेकिन यहाँ रूसो के जीवन का सबसे बड़ा काला अध्याय जुड़ा। थेरेस से उसके 5 बच्चे हुए और रूसो ने उन 5 को एक अनाथालय में छोड़ दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसका अफसोस और शर्म उसे ताउम्र सताती रही और इसी ने आगे चल के उसके दुश्मनों को उस पर हमला करने का
सबसे बड़ा हथियार दिया। इसी बीच रूसो संगीत की दुनिया में भी नाम कमा रहा था। उसने एक ओपेरा बैले लिखा जिसने उसे फ्रांस के साहित्यिक सम्राट वोल्टेयर के करीब ला दिया। 11 दिसंबर 1745 को रूसो ने वोल्टेयर को अपनी जिंदगी का पहला खत लिखा। 15 सालों से मैं खुद को आपके सम्मान के लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वोल्टेयर ने जवाब दिया, श्रीमान, आप में दो ऐसी प्रतिभाएं हैं, संगीत और लेखन, एक साथ हैं, जो अब तक अलग अलग पाई जाती थी। किसे पता था कि यह तारीफ दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी की शुरुआत थी। दो दिग्गज, दो अलग सोच और एक सदी जो इन दोनों के बीच बंटने वाली थी। साल 1749, रूसो अपने दोस्त दीदरो से मिलने जेल जा रहा था। गर्मी असहनीय थी। थकान मिटाने के लिए उसने रास्ते में मर्क्योर डी फ्रांस अखबार पढ़ना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। डिजॉन एकेडमी ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी थी। सवाल था, क्या विज्ञान और कलाओं की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया है या भ्रष्ट? रूसो लिखता है, उस पल उसके दिमाग में हजारों बिजलियां एक साथ कौंधी। उसे चक्कर आने लगा, सांस फूलने लगी और वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। आधे घंटे तक वह वहीं रोता रहा। उसने महसूस किया कि इंसान प्राकृतिक रूप से अच्छा है, लेकिन ये संस्थाएं और ये सभ्यता ही उसे बुरा बनाती है। उस पेड़ के नीचे गिरे रूसो के आंसू फ्रांस और जर्मनी के रोमांटिक आंदोलन की पहली धारा थे। रूसो ने अपनी पूरी जिंदगी की कुंठा, अपनी गरीबी और पेरिस के बनावटीपन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वह रात रात भर जागकर अपने निबंध को तराशता रहा। उसने तर्क दिया कि मिस्र, ग्रीस और रोम जैसे महान साम्राज्य तब तक शक्तिशाली थे जब तक वे वीर और सादे थे। जैसे ही उनमें कला और दर्शन का विकास हुआ, वे विलासी और कमजोर हो गए और अंततः ढह गए। रूसो ने घोषणा की कि छापखाने मानव इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक हैं, क्योंकि इसने हॉब्स और स्पिनोजा जैसे लोगों के खतरनाक विचारों को अमर बना दिया। 23 अगस्त 1750 डिजॉन एकेडमी ने रूसो को प्रथम पुरस्कार, स्वर्ण पदक दिया। जब यह निबंध छपा तो पूरे पेरिस में हड़कंप मच गया। रूसो ने लिखा, सच्ची दोस्ती, असली सम्मान और भरोसा इंसानों के बीच से गायब हो गया है। अब केवल शिष्टाचार का वह धोखेबाज पर्दा बचा है जिसे हम सभ्यता कहते हैं। क्या फॉर्मेलिटी करना सभ्य होना है? उसने मूर्खतापूर्ण सामाजिक संस्थाओं पर हमला किया जो ताकतवर के जुर्म पर सार्वजनिक अधिकार की मुहर लगाती है। उसने एक ऐसे आदिम मानव की कल्पना की जो अज्ञानी था लेकिन सुखी और मासूम था। वोल्टेयर और उनके साथी हैरान थे। जिस दौर को वे ज्ञान का उदय मान रहे थे, रूसो उसे इंसानियत का पतन कह रहा था। रूसो ने साफ कहा, प्रकृति ने हमें विज्ञान से वैसे ही बचा कर रखा था जैसे एक माँ अपने बच्चे के हाथ से खतरनाक हथियार छीन लेती है। आलोचकों ने उसे घेरा। किसी ने इसे बचकाना प्रलाप कहा तो किसी ने पूछा कि प्रकृति आखिर है क्या। ग्रीम ने चिल्लाकर कहा, यह शैतानी बकवास है। लेकिन रूसो दिगा नहीं। उसने माना कि उसके निबंध में तर्क की कमी हो सकती है, लेकिन इसमें आग थी। रूसो ने सिर्फ लिखा ही नहीं, उसने अपने जीवन का तरीका भी बदल दिया। उसने कुलीन वर्ग की पहचान, तलवार, बिग और रेशमी मोजे त्याग दिए। उसने एक साधारण मध्यम वर्गीय पोशाक अपना ली। उसके विरोधियों ने इसे मूर्खतापूर्ण ड्रामा या एक नया मुखौटा कहा, लेकिन यह मुखौटा रूसो के चेहरे का हिस्सा बन गया। उसने पेरिस के सैलूनों में बैठने वाले दार्शनिकों को आईना दिखा दिया था कि वे अंदर से कितने खोखले हैं। अब वह जनेवा का वही सादा नागरिक बन चुका था जो पेरिस की चकाचौंध को ठुकरा चुका था। 1750 के अंत में जब पूरा पेरिस रूसो के नाम की चर्चा कर रहा था, रूसो खुद मौत से लड़ रहा था। उसके मूत्राशय की पुरानी बीमारी ने उसे 6 हफ्तों के लिए बिस्तर पर डाल दिया। अमीरों ने अपने डॉक्टर भेजे, लेकिन उस दौर की डॉक्टरी ने उसे फायदे से ज्यादा दर्द दिया। इसी शारीरिक पीड़ा के बीच 1751 में थेरस ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया और पहले 2 बच्चों की तरह इसे भी अनाथालय भेज दिया गया। रूसो ने खुद को यह कहकर दिलासा दिया कि वह बच्चों को पालने के लिए बहुत गरीब है और उनकी मौजूदगी उसके लेखन में बाधा डालेगी। अब वह आर्थिक रूप से सिर्फ संगीत की नकल करने पर निर्भर था, जिसके लिए उसे प्रति पेज सिर्फ 10 सिक्के मिलते थे। 18 अक्टूबर 1752
किस्मत ने पलटी मारी। रूसो का ओपेरा ले डेविन डू विलेज राजा लुई 15वां के सामने पेश किया गया। यह कहानी थी एक चरवाहे और चरवाहन की, जो शहर के दिखावे को छोड़कर देहात की सादगी को चुनते हैं, ठीक रूसो के दर्शन की तरह। ओपेरा इतना सफल रहा कि सुंदरियां और रईस उसकी धुनों पर रोने लगे। खुद रूसो भी वहां मौजूद था। राजा ने उसे अगले दिन महल बुलाया ताकि उसे पेंशन दी जा सके, लेकिन यही रूसो की बीमारी और उसके स्वाभिमान ने खेल बिगाड़ दिया। उसे डर था कि राजा के सामने उसकी बीमारी के कारण उसे शर्मिंदा होना पड़ सकता है। उसने पेंशन ठुकरा दी। दीदरो ने उसे डांटा, एक दार्शनिक होकर तुमने पेंशन का मौका छोड़ दिया। यह उनके बीच पहली बड़ी बहस थी। राजा लुई खुद रूसो के गाने गुनगुनाते फिरते थे, लेकिन रूसो ने महलों की गुलामी के ऊपर अपनी आजादी को चुना। रूसो अब पेरिस के सबसे बड़े फ्री थिंकर्स के साथ बैठता था, लेकिन वह वहां भी अकेला था। एक शाम जब दार्शनिकों ने ईश्वर का मजाक उड़ाना शुरू किया तो रूसो भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर किसी दोस्त की बुराई सहना कायरता है तो अपने खुदा की बुराई सहना अपराध है। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं महाशयों। उसने धमकी दी कि अगर एक शब्द और कहा गया तो वह कमरा छोड़ देगा। रूसो अब उन नास्तिकों के बीच एक अजीब धार्मिक व्यक्ति बन चुका था। वह पेरिस की चकाचौंध से ऊब चुका था। जून 1754 रूसो ने पेरिस के पाखंड को अलविदा कहा और वापस अपने जन्म स्थान जेनेवा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह अपनी मामन मैडम वॉरेन से मिला, जो अब गरीब और बदहाल थी। रूसो ने अपनी जेब उनके लिए खाली कर दी और आगे बढ़ गया। जेनेवा में उसका स्वागत एक भटके हुए बेटे की तरह हुआ। उसने फिर से प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाया और अपना खोया हुआ नागरिक का अधिकार वापस पाया। अब वह गर्व से अपना नाम लिखता था, जीन जैक्स रूसो सिटीजन। वहां की झील, पहाड़ और मेहनती किसान उसके दिल में बस गए। उसे लगा कि अब वो अपनी बाकी जिंदगी यहीं थेरेस के साथ सादगी में बिताएगा। अपने बचे हुए सामान को पेरिस से समेटने के लिए अक्टूबर 1754 में फिर से वापस पेरिस आया। इसी बीच उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वोल्टेयर जेनेवा के करीब बस गया था। रूसो ने पेरिस के अपने दोस्तों दीदरो और ग्रिम से फिर से हाथ मिलाया, लेकिन अब उस रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। वह अब एक ऐसे बम पर काम कर रहा था जो पूरे यूरोप के सामाजिक ढांचे को हिला देने वाला था। उसका दूसरा महान निबंध तैयार था, जो यह बताने वाला था कि आखिर समाज में गैर बराबरी कहां से शुरू हुई। नवंबर 1753 डिजॉन एकेडमी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने फ्रांस के सामाजिक ढांचे की नींव हिला दी। सवाल था, इंसानों के बीच गैर बराबरी का जन्म कैसे हुआ और क्या यह प्राकृतिक कानून के अनुसार सही है। रूसो हैरान था कि किसी एकेडमी में ऐसा विस्फोटक सवाल पूछने की हिम्मत की है। उसने तुरंत कलम उठाई और अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली तर्क लिखना शुरू किया, गैर बराबरी पर विमर्श, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। रूसो ने इस निबंध में इतिहास की सबसे विवादित लाइनों में से एक लिखी। उसने कहा, वह पहला व्यक्ति जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा यह मेरा है, और उसे ऐसे मूर्ख लोग मिले जिन्होंने उसकी बात मान ली। वही नागरिक समाज का असली संस्थापक था। रूसो के अनुसार अगर उस वक्त किसी ने उन घूंटों को उखाड़ दिया होता और चिल्लाकर कहा होता, इस धोखेबाज की बात मत सुनना, फल सबके हैं और जमीन किसी की नहीं, तो मानवता अनगिनत युद्धों, हत्याओं और अपराधों से बच जाती। रूसो ने तर्क दिया कि इंसान स्वभाव से अच्छा है। वह प्राकृतिक अवस्था में स्वस्थ, फुर्तीला और सुखी था। वहां विचार सिर्फ काम का एक हिस्सा था, लेकिन सभ्यता ने उसे सोचने वाला जानवर बना दिया। रूसो ने एक बहुत ही विवादास्पद बात कही, सोचने वाला इंसान एक भ्रष्ट जानवर है। उसने दावा किया कि हमारी ज्यादातर बीमारियां हमारी अपनी बनाई हुई हैं। अमीर होने का तनाव, आराम तलबी और दिखावा। रूसो के अनुसार जैसे ही निजी संपत्ति आई, समाज अमीर और गरीब में बंट गया। इस संपत्ति को बचाने के लिए कानून और राज्य बनाए गए। कानून ने क्या किया? उसने कमजोरों को जंजीरों में जकड़ दिया और ताकतवरों को और ताकत दे दी। आज जो हम प्रगति देखते हैं, रूसो की नजर में वह सिर्फ इंसानियत का पतन था। जब रूसो ने यह निबंध वोल्टेयर को भेजा तो वोल्टेयर ने अपनी मशहूर बुद्धिमत्ता के साथ जवाब दिया, 'श्रीमान, मानव जाति के खिलाफ आपकी नई किताब के लिए शुक्रिया,
इसे पढ़कर मन करता है कि इंसान फिर से चार पैरों पर चलना शुरू कर दे, लेकिन अफसोस 60 साल पहले मैं ये आदत छोड़ चुका हूं, इसलिए अब इसे दोबारा शुरू करना मेरे लिए नामुमकिन है। वोल्टेयर ने साफ कहा कि अपराध का कारण विज्ञान या साहित्य नहीं, बल्कि इंसान का लालच और गर्व है। रूसो को उम्मीद थी कि जेनेवा के लोग इस निबंध को सिर माथे पर लेंगे, लेकिन वहां के शासक इस निबंध के तीखेपन से डर गए। उन्हें निजी संपत्ति और कानून पर रूसो का हमला रास नहीं आया। किसी एक जेनेवा वासी ने भी इसकी तारीफ नहीं की। रूसो एक बार फिर से अपनी ही धरती पर पराया हो गया। उसने जेनेवा लौटने का विचार फिलहाल के लिए टाल दिया, लेकिन पेरिस के सैलूनों में अब वह एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक पाखंडी या खतरनाक बागी के रूप में देखा जाने लगा था। 1755, जिस साल रूसो ने सभ्यता को गाली दी थी और निजी संपत्ति को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह बताया था, उसी साल उसका एक और लेख छपा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर विमर्श। लेकिन यहां रूसो बदला बदला सा था। जिसने कल तक संपत्ति को चोरी कहा था, वह आज कह रहा था कि संपत्ति का अधिकार नागरिकता के सभी अधिकारों में सबसे पवित्र है, यहां तक कि आजादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या रूसो डर गया था या उसकी सोच विकसित हो रही थी? उसने अब तर्क दिया कि निजी संपत्ति ही नागरिक समाज की असली बुनियाद है, क्योंकि इसके बिना इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों से ज्यादा मेहनत कभी नहीं करेगा। इसी लेख में रूसो ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने आधुनिक राजनीति की परिभाषा बदल दी, जनरल विल, यानी सामान्य इच्छा। रूसो ने कहा कि समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि खुद में वह एक जीवित प्राणी है, जिसकी अपनी एक आत्मा और अपनी एक इच्छा होती है। अब रूसो के लिए पुण्य का मतलब अपनी मनमानी करना नहीं था, बल्कि अपनी व्यक्तिगत इच्छा को समाज की सामूहिक इच्छा के साथ मिला देना था। जो बागी कल तक कानून को अमीरों का हथियार कह रहा था, आज उसे दिव्य आवाज कह रहा था। रूसो ने एक और बड़ा हमला किया, विश्व बंधुत्व पर। उसने उन दार्शनिकों का मजाक उड़ाया जो पूरी दुनिया से प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करते थे। उसने कहा देशभक्ति सबसे बड़ी भावना है। उसने सुझाव दिया कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में पालना चाहिए, ताकि वे समाज के कानूनों और जनरल बिल को अपना सकें और भविष्य में देश के रक्षक बन सकें। वहां रूसो एक व्यक्तिवादी से हटकर एक समाजवादी के रूप में उभर रहा था। हालांकि वह संपत्ति के अधिकार का समर्थन कर रहा था, लेकिन वह सामाजिक अन्याय का दुश्मन बना रहा। उसने एक क्रांतिकारी विचार दिया, प्रोग्रेसिव टैक्स। उसने कहा कि जरूरी चीजों पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन विलासिता पर भारी टैक्स होना चाहिए। अमीरों को उनकी अतिरिक्त संपत्ति के अनुपात में राज्य को योगदान देना चाहिए। उसने कहा कि समाज में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटना ही राज्य का असली काम है। शायद एनसाइक्लोपीडिया के संपादक डिदरो ने रूसो को थोड़ा शांत रहने की सलाह दी थी, या शायद रूसो खुद को एक नागरिक के रूप में स्थापित करना चाहता था। लेकिन यह शांति ज्यादा समय की नहीं थी। वह आज भी पेरिस से नफरत करता था, आज भी अपने दोस्तों से लड़ता था, और हर बीतते दिन के साथ एक नए दुश्मन बना रहा था। वह एक ऐसा इंसान था जो एक तरफ समाज की सामूहिक रूह की बात कर रहा था और दूसरी तरफ अपनी व्यक्तिगत आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रूसो के ये विचार आगे चलकर उसकी महान पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आधार बने। लेकिन 1755 का रूसो अभी भी एक विद्रोही था, जो पेरिस की भीड़ में घुटन महसूस कर रहा था। उसे तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां वो अपनी रूह को सुकून दे सके, और जल्द ही वह जगह उसे मिलने वाली थी, द हर्मिटेज, जहां सुकून तो मिलेगा, लेकिन साथ ही उसकी जिंदगी का सबसे भयानक संघर्ष भी शुरू होगा। रूसो के सबसे करीबी दोस्तों में एक नाम था ग्रिम। वह रूसो से 11 साल छोटा था और एक जर्मन था, लेकिन पेरिस में उसका मन लग गया था। वह इतना बनावटी था कि उसे मस्क बियर कहा जाता था, क्योंकि वह घंटों खुद को सजाने और महकाने में बिताता था। ग्रिम और रूसो की दोस्ती संगीत के जरिए शुरू हुई थी। एक बार जब ग्रिम एक ओपेरा सिंगर के प्यार में पागल होकर हफ्तों तक कोमा की स्थिति में पड़ा रहा, तो रूसो और डिदरो ने ही दिन रात उसकी सेवा की। लेकिन जैसे जैसे ग्रिम की नजदीकी डिदरो से बढ़ी, रूसो के मन में जलन पैदा होने लगी। ग्रिम ने बाद में कोरेस्पोंडेंस लिटरेयर शुरू की, जिसने पूरे यूरोप के राजाओं को फ्रांस के विचारों से जोड़ा। लेकिन यही ग्रिम आगे चलकर रूसो का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था।
लुइस यानी मैडम एपिने एक अमीर टैक्स कलेक्टर की पत्नी थी। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो जुआरी और अय्याश था। उसके पति ने सिर्फ उसे धोखा ही नहीं दिया था, बल्कि उसे एक ऐसी बीमारी दी जिसने उसकी सेहत और रूह को तोड़ दिया। जब समाज ने लुइस पर झूठे इल्जाम लगाए, तो ग्रिम ने उनके सम्मान के लिए तलवार उठाई और द्वंद्व लड़ा। यहीं से ग्रिम और लुइस के बीच वो प्यार शुरू हुआ जो सालों तक चला। रूसो भी लुइस का दोस्त था। लुइस ने रूसो के बारे में लिखा, वह तारीफ तो करता है लेकिन उसमें शिष्टाचार नहीं है। वह बीमार है और अपने दर्द को छिपाता है, जिससे वह चिड़चिड़ा दिखता है। रूसो पेरिस के शोर और दिखावे से दम तोड़ रहा था। एक दिन जब वह लुइस के साथ उसके बगीचे में टहल रहा था, उसने एक पुरानी टूटी हुई कुटिया देखी और चिल्ला उठा, आह, यह जगह तो मेरे जैसे लोगों के लिए ही बनी है। मैडम दी एपिने ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप उस कुटिया की मरम्मत करवाई, उसे सजाया और 1755 में रूसो को सरप्राइज दिया। उसने कहा, मेरे दोस्त, यह तुम्हारा ठिकाना है। दोस्ती तुम्हें यह तोहफा दे रही है। ईस्टर का दिन था। मैडम दी एपिने अपनी बग्घी में रूसो और उसकी प्रेमिका थेरेस और सास को लेकर हर्मिटेज की ओर निकल पड़ी। थेरेस पेरिस छोड़कर खुश नहीं थी, लेकिन रूसो ने जैसे ही जंगल की हवा को महसूस किया, उसकी रूह खिल उठी। रूसो ने अपने डायरी में लिखा, 9 अप्रैल 1756, आज से मैंने जीना शुरू किया। उसे लगा कि उसे वो एकांत मिल गया है जहां वो अपनी महान कृतियां लिख पाएगा। जहां रूसो जश्न मना रहा था, वहीं ग्रिम ने मैडम दी एपिने को एक डरावनी चेतावनी दी। ग्रिम ने कहा था, तुमने रूसो को हर्मिटेज देकर अपना ही नुकसान किया है। एकांत उसकी कल्पना को और काला कर देगा। उसकी नजर में उसके सारे दोस्त अन्यायी और एहसान फरामोश हो जाएंगे, और सबसे पहले तुम। अगर तुमने एक बार भी उसकी बात मानने से इनकार किया तो। ग्रिम जानता था कि रूसो का दिमाग एक ऐसे अंधेरे की ओर बढ़ रहा है जहां वह अपनों को ही दुश्मन समझने लगेगा। रूसो अब पेरिस के बाग से जंगल का साधु बन चुका था। वह खुश था, वह प्रकृति के करीब था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी एकांत में उसे वो प्यार मिलने वाला है जो उसे पागलपन की हद तक ले जाएगा, और उसके पुराने दोस्तों के साथ उसका ऐसा झगड़ा होगा जो इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 9 अप्रैल 1756 रूसो हर्मिटेज पहुंच चुका था। उसके साथ थी उसकी अनपढ़ पत्नी थेरेस और उसकी चालाक सास। शुरुआत में उसे लगा कि उसे जन्नत मिल गई है। वह घंटों पेड़ों की खुशबू और पंछियों के संगीत में खोया रहता। वो अपनी डायरी में लिखता है, सोचने वाले इंसान को ऐसी पत्नी से नहीं जुड़ना चाहिए जो उसके विचारों को न समझ सके। बेचारी थेरेस, वह रूसो के शरीर की जरूरतों को तो पूरी कर सकती थी, लेकिन उसकी रूह की नहीं। रूसो की रूह को एक आध्यात्मिक मिलन की तलाश थी जो उसे थेरेस में कभी नहीं मिला। वह लिखता था, मेरे लिए शारीरिक मिलन काफी नहीं था, मुझे 2 आत्माओं का एक होना जरूरी था। रूसो अपने गरीबी में भी बहुत अभिमानी था। वह संगीत की नकल करके अपना घर चला रहा था, लेकिन उसके दोस्तों दीदरो, ग्रिम और होलबार्ग ने उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी और सास के लिए गुप्त रूप से 400 लीवर की पेंशन बांध दी थी। जब रूसो को यह पता चला, तब वो आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसके दोस्त उसे पाल रहे हैं। एक बार दीदरो ने अपने नाटक में लिखा, एक अच्छा आदमी समाज में रहता है, केवल बुरा आदमी ही अकेले रहता है। रूसो को लगा कि यह हमला सीधे उस पर है। यहीं से उस दोस्ती में वो दरार आई जो कभी नहीं भर सकी। 1 नवंबर 1755 पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक भयानक भूकंप आया, जिसने 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वोल्टेयर, जो पहले से ही निराशावादी थे, उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें ईश्वर और प्रकृति को क्रूर बताया। रूसो ने जब यह पढ़ा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वोल्टेयर को 25 पन्नों का एक लंबा खत लिखा, लेटर ऑन प्रोविडेंस। रूसो ने वोल्टेयर से कहा कि भूकंप के लिए ईश्वर को दोष मत दो। उसने तर्क दिया, प्रकृति ने लिस्बन में 20,000 7 मंजिला मकान एक साथ नहीं बनाए थे। अगर लोग शहरों में ठसाठस रहने के बजाय गांवों में बिखरे होते तो नुकसान शायद कुछ भी नहीं होता। उसने वोल्टेयर जैसे अमीर और सफल आदमी पर तंज कसा कि वह सब कुछ होते हुए भी रो रहा है, जबकि रूसो जैसा गरीब और बीमार आदमी आज भी खुदा की मेहरबानी पर भरोसा रखता है। मैं अपनी आखिरी सांस तक आत्मा की अमरता और ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखूंगा।
वोल्टेयर ने रूसो के खत का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे घर आओ, हम साथ में गाय का दूध पिएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन 3 साल बाद वोल्टेयर ने अपनी मशहूर किताब कैंडिड लिखी, जो रूसो के उस विचार का मजाक उड़ाती थी कि सब कुछ सही है। वोल्टेयर ने दिखाया कि दुनिया दुखों से भरी है और यहाँ कोई प्रोविडेंस या ईश्वर की कृपा काम नहीं करती। हर्मिटेज में रूसो अब अकेला नहीं था। उसकी बीमारी, उसके दोस्तों के तंज और वोल्टेयर के साथ उसकी वैचारिक जंग ने उसे एक ऐसा मानसिक दबाव में डाल दिया था जहां से उसकी सबसे महान रचनाएं निकलने वाली थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी महिला का प्रवेश होने वाला था जो रूसो के जीवन में प्यार का वो ज्वालामुखी लाएगी जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। 1756 की सर्दियां। रूसो एक ऐसा कहानी बुन रहा था जो पूरे 18वीं सदी की यूरोप को रुलाने वाली थी। उपन्यास का नाम था जूली या नई हेलाइस। वह एक ऐसी प्रेम कहानी लिख रहा था जहां जूली नाम की लड़की अपने प्रेमी को पाने के लिए तड़पती है, लेकिन अंत में जनरल विल और नैतिकता के लिए अपनी भावनाओं का त्याग कर देती है। हर शाम वो अपनी अनपढ़ पत्नी थेरेस को इसके पन्ने पढ़कर सुनाता। थेरेस की आंखों में आंसू देखकर रूसो को यकीन हो जाता कि उसकी कहानी दिल को छू रही है। 30 जनवरी 1757 किस्मत ने रूसो के दरवाजे पर दस्तक दी। एलिजाबेथ सोफी, जो मैडम दी एपने की ननद थी, रूसो से मिलने आई। वह कीचड़ में लथपथ थी, लेकिन उसकी हंसी ने रूसो के उदास घर को रोशन कर दिया। सोफी 27 साल की थी, रूसो 45 का। सोफी कोई बहुत बड़ी सुंदरी नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदा दिली ने रूसो के दिल में आग लगा दी। सोफी का एक प्रेमी था, सेंट लैम्बर्ट, जो जंग पर गया था, लेकिन रूसो के लिए सोफी ही उसके उपन्यास की जूली बन गई। अगले 4 महीने रूसो एक पागलपन में रहा। उसने लिखना छोड़ दिया और सिर्फ सोफी के लिए प्रेम पत्र लिखने लगा। वह सोफी के पैरों में गिरकर रोता, आहें भरता। सोफी उससे प्यार नहीं करती थी। वह सेंट लैम्बर्ट के प्रति वफादार थी, लेकिन उसे रूसो जैसा बड़ा विद्वान जब अपनी मोहब्बत के लिए तड़पता दिखता तो वह उसे रोक भी नहीं पाती थी। रूसो ने लिखा, मैं उसे पाने के लिए उसे अपवित्र नहीं करना चाहता था। मैं उसे इतना प्यार करता था कि उसे हासिल नहीं करना चाहता था। यह रोमांटिक आंदोलन की चरम सीमा थी, जहां शारीरिक मिलन से बड़ा रूहानी दर्द था। जल्द ही यह खबर फैल गई। जब सोफी के प्रेमी सेंट लैम्बर्ट को पता चला तो उसने सोफी को काफी डांटा। रूसो को यकीन हो गया कि उसकी दोस्त और संरक्षक मैडम दी एपिने लुइस ने ही यह राज खोला है। रूसो ने अपनी ही संरक्षक को एक बेहद कड़वा खत लिखा। तुमने 2 प्रेमियों को अलग करने की नीचता की है। मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक नफरत करूंगा। उसने न सिर्फ इल्जाम लगाया बल्कि उसे अपमानित भी किया। जब ग्रीम को इस खत के बारे में पता चला तो उसने लुइस को चेतावनी दी। मैंने कहा था यह भालू सबको काट खाएगा। बीच में कूदा दिदरो। उसने रूसो को सलाह दी कि वह सेंट लैम्बर्ट को सब सच बता दे, लेकिन सोफी ने मना किया। जब दिदरो ने खुद सेंट लैम्बर्ट से बात की तो रूसो को लगा कि उसके सबसे पुराने दोस्त ने उसे धोखा दिया है। 15 साल की दोस्ती अब एक शीत युद्ध में बदल चुकी थी। अजीब बात यह थी, सेंट लैम्बर्ट ने एक दार्शनिक की तरह व्यवहार किया। वह हर्मिटेज आया, रूसो के साथ खाना खाया, और जब रूसो उसे वोल्टेयर को लिखा अपना उबाऊ खत पढ़कर सुनाने लगा तो सेंट लैम्बर्ट वहीं सो गया और खराटे लेने लगा। यह रूसो के जुनून के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। सोफी ने रूसो से मिलना बंद कर दिया। उसने रूसो के लिखे वो आग उगलते प्रेम पत्र जलाने का दावा किया, हालांकि रूसो को शक था कि वो जल नहीं सकते। अपमानित और टूटा हुआ रूसो फिर से अपनी काल्पनिक दुनिया में लौट गया। उसने सोफी के लिए अपनी सारी तड़प जूली के पन्ने में उड़ेल दी। सितंबर 1757 में जब ग्रीम जंग से वापस आया तो उसने रूसो को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रूसो ने एक ही झटके में अपने 2 सबसे बड़े दोस्त ग्रीम और दिदरो खो दिए। यहां से शुरू हुआ विवाद बढ़ता चला गया। हर्मिटेज में रूसो का रहना उसके दोस्तों के बदौलत ही संभव था। अब दोस्ती नहीं रही तो घर घर नहीं रहा। रूसो ने हर्मिटेज छोड़ने का मन बना लिया। 15 दिसंबर 1757 पेरिस के कड़ाके की सर्दियों ने दस्तक दे दी थी। मैडम दी एपिने ने रूसो को अंतिम संदेश भेजा, जब तुम हर्मिटेज छोड़ने का मन बना ही चुके हो तो मुझे कुछ और नहीं कहना।
रूसो ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। बीमार और लाचार होने के बावजूद वह अपनी सास को पेरिस भेजकर हैरिस और अपने गिने चुने सामान के साथ बर्फ के बीच हर्मिटेज से निकल पड़ा। उसने फ्रांस के उत्तर में स्थित मोंटमोरसिन के एक साधारण घर में पनाह ली। दुनिया की नजर में रूसो खत्म हो चुका था। उसने अपने संरक्षक खो दिए थे, अपने 15 साल पुराने दोस्तों को खो दिया था और उसका स्वास्थ्य गिर रहा था। लेकिन इसी तन्हाई और नफरत के बीच रूसो उस पागलपन की ऊर्जा को शब्दों में बदलने वाला था। आने वाले 5 सालों में मोंटमोरसी की इसी तन्हाई से 3 ऐसी किताबें निकलने वाली थी जिन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जूली, एमिल और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इतिहास गवाह है, रूसो को तोड़ने की हर कोशिश ने उसे और भी महान बना दिया। दिसंबर 1757। रूसो अब मोंटमोरेसी के मोंट लुई में था। घर इतना जर्जर था कि मेहमानों के आने पर रूसो डरता था कि कहीं फर्श न धंस जाए। वह टूटे हुए बर्तनों के बीच रहता और संगीत की नकल करके पेट पालता। उसने रईस महिलाओं का दरबारी बनने से इनकार कर दिया था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रूसो ने रईसों के खिलाफ लिखा, उसी को बचाने के लिए रईसों की लाइन लग गई। लग्जमबर्ग के मार्शल और उनकी पत्नी ने उसे अपने महल में रहने की जगह दी। रूसो ने लिखा, मैं उन बड़े लोगों से नफरत करता हूं, लेकिन जब मैं लग्जमबर्ग के मालिकों से मिला तो मुझे उनसे प्यार हो गया। 1758 में रूसो ने अपनी प्रसिद्ध लेटर टू दी एलेम्बर्ट प्रकाशित की। यह तर्कवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। वोल्टेयर चाहते थे कि जनेवा में थिएटर खुले, लेकिन रूसो ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि थिएटर नैतिकता को बिगाड़ता है, अभिनेत्रियां भ्रष्टाचार का केंद्र होती है और जनेवा जैसे पवित्र शहर को इसकी जरूरत नहीं है। असल में यह हमला वोल्टेयर पर था, जो जनेवा के पास में रहकर अपनी चमक से रूसो की नागरिक वाली छवि को धुंधला कर रहे थे। दार्शनिकों की टोली सन्न रह गई। रूसो ने उन पर तब हमला किया जब वे सबसे ज्यादा खतरे में थे। वोल्टेयर ने चिल्लाकर कहा, यह नीच जीन जैक्स हमारी बिरादरी का गद्दार है। रूसो ने भी पलटवार किया। उसने जनेवा के एक पादरी को लिखा, वह विदूषक वोल्टेयर, उस कमबख्त ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया है। मैं उससे और ज्यादा नफरत करता अगर मैं उसे तुच्छ न समझता। 17 जून 1760 को रूसो ने वोल्टेयर को वो खत लिखा जो आज भी इतिहास के छात्रों को हैरान करता है। उसने लिखा, श्रीमान, मैं आपको पसंद नहीं करता। आपने जनेवा को बर्बाद कर दिया। आपने मेरे हमवतनों को मुझसे दूर कर दिया। संक्षेप में, मैं आपसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं आपसे वैसी नफरत करता हूँ जैसा कोई आपसे प्यार करने की काबिलियत रखते हुए करता है। वोल्टेयर ने निजी तौर पर उसे पागल, बंदर और नीच कुत्ता कहा, लेकिन सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे रखी। फरवरी 1761। पेरिस की सड़कों पर एक अजीब सा पागलपन था। रूसो का उपन्यास जूली या नई हेलाइस बाजार में आ चुका था। यह सिर्फ एक किताब नहीं था, यह एक नशा था। लोग इसे पढ़ने के लिए प्रति घंटे 12 सिक्के किराए पर दे रहे थे। एक रईस महिला ओपेरा जाने के लिए तैयार थी। उसने वक्त काटने के लिए किताब उठाई और वह इतनी खो गई कि सुबह के 4 बज गए। बग्घी बाहर खड़ी रही, नौकर इंतजार करते रहे, लेकिन वह जूली और सेंट प्रेक्स की दुनिया से बाहर नहीं आ पाई। कहानी साधारण थी। एक रईस बाप की बेटी जूली और उसका हैंडसम ट्यूटर सेंट प्रेक्स। रूसो ने इसमें अपनी पूरी रूह झोंक दी। रूसो ने लिखा, जब हमारे हाथ मिलते हैं तो मुझे बुखार चढ़ जाता है, मैं खुद को कहां छुपाऊं। 91 पन्ने पर जब वो एक दूसरे को चूमते हैं तो रूसो के शब्दों में जैसे बिजली दौड़ जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक कामुक कहानी नहीं थी। जूली का प्रेमी दुनिया की सैर पर निकल जाता है और जूली अपने पिता के कहने पर एक उम्र दराज नास्तिक बोलमार से शादी कर लेती है। कहानी का अंत एक ऐसे त्रिकोण प्रेम पर होता है जहां पति, पत्नी और पुराना प्रेमी एक ही छत के नीचे पवित्रता के साथ रहते हैं। इस किताब ने यूरोप को प्रकृति की सुंदरता का दीवाना बना दिया। वोल्टेयर और डिदरो जैसे दार्शनिकों के लिए पहाड़ सिर्फ पत्थर थे, लेकिन रूसो के लिए वे दिव्य थे। उसने आल्प्स की चढ़ाई, सुबह की ओस और जंगलों की खुशबू का ऐसा वर्णन किया कि स्विट्जरलैंड रातों रात यूरोप का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। रूसो ने सिखाया कि प्रकृति के साथ एक रहस्यमयी तालमेल ही रूह की असली शांति है। वोल्टेयर को यह सफलता हजम नहीं हुई।
उन्होंने इसे घटिया नकल और मूर्खतापूर्ण किताब कहा। उन्होंने रूसो की व्याकरण की गलतियां निकाली, लेकिन पेरिस समझ गया था कि यह बूढ़े शेर की जलन है। रूसो ने उन दार्शनिकों को आईना दिखा दिया था जो सिर्फ दिमाग की बात करते थे। रूसो ने दिल की सत्ता स्थापित कर दी थी। उसने साबित किया कि एक इंसान का दिल उसके तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जूली के बाद रूसो के पास प्रेम पत्रों का अंबार लग गया। ऊंचे घरानों की महिलाएं उसे अपना दिल दे बैठी। रूसो ने महसूस किया कि उसने दिल के सभी पर्दे को फाड़ दिया है। यहीं से सब्जेक्टिव लिटरेचर की शुरुआत हुई, जहां लेखक अपनी रूह को नंगा करता है, अपने टूटे हुए दिल को दुनिया के सामने रखता है। अब तर्क का युग खत्म हो रहा था और रोमांटिक युग शुरू हो रहा था। 1760 के बाद यूरोप की सोच की कमान रूसो के हाथों में थी। उसने दिखा दिया कि समाज, कानून और सभ्यता के बोझ के नीचे दबी इंसानियत को अगर कुछ बचा सकता है तो वो है सिर्फ एहसास। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जूली ने लोगों के दिलों को जीता था, लेकिन उसकी अगली दो किताबें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल पूरे दुनिया की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने वाली थी। 1761 तक रूसो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने दोस्त लेनिप्स को लिखा, मैंने हमेशा के लिए लेखक का पेशा छोड़ दिया है। बस एक पुराना पाप है जिसे छपवाकर प्रायश्चित करना है। उसके बाद दुनिया मेरे बारे में कभी नहीं सुनेगी। वह पुराना पाप और कुछ नहीं बल्कि उसकी दो सबसे महान पुस्तकें थी, एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। 5 साल के भीतर उसने 3 ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने इतिहास बदल दिया, लेकिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका सबसे धारदार हथियार था। किताब के पहले अध्याय की पहली लाइन ने पूरे यूरोप में बिजली दौड़ा दी। रूसो ने उस प्राकृतिक अवस्था की बात की जहां कोई कानून नहीं था और आरोप लगाया कि आधुनिक राज्यों ने हमारी आजादी छीन ली है। लेकिन अब वह अराजकतावादी नहीं था। उसने एक ऐसा समाधान पेश किया, एक ऐसा सामाजिक समझौता जहां हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को समाज की सामूहिकता को सौंप देता है ताकि समाज उसकी रक्षा कर सके। रूसो ने एक जादुई शब्द दिया, जनरल विल, समान इच्छा। यह न तो किसी राजा की मर्जी थी, न सिर्फ बहुमत की इच्छा। यह समाज की वो सामूहिक आवाज थी जो सबके भले के लिए काम करती थी। उसका सबसे खतरनाक तर्क यह था, अगर कोई व्यक्ति समाज के कानून को नहीं मानता तो राज्य उसे मानने के लिए मजबूर कर सकता है। रूसो ने कहा, समाज उसे आजाद होने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि कानून का पालन करना ही सच्ची आजादी है। रूसो के लिए लोकतंत्र का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं। उसने कहा, शुद्ध लोकतंत्र सिर्फ देवताओं के लिए संभव है, इंसानों के लिए नहीं। वह चाहता था कि कानून पूरी जनता मिलकर बनाए, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए काबिल लोगों को चुना जाए। उसने इंग्लैंड के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। अंग्रेज खुद को आजाद समझते हैं, लेकिन वे सिर्फ चुनाव के दिन आजाद होते हैं। चुनाव खत्म होते ही वे फिर से गुलाम बन जाते हैं। रूसो चाहता था कि राज्य छोटे हों, जैसे उसके सपनों का जनेवा या प्राचीन स्पार्टा, जहां हर नागरिक एक दूसरे को जानता हो। यहां रूसो का एक्सट्रीम रूप सामने आता है। उसने माना कि एक समाज को जोड़ने के लिए एक नागरिक धर्म जरूरी है। उसने कानून बनाया, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ईश्वर और स्वर्ग नरक में विश्वास करने का नाटक करता है लेकिन असल में नहीं मानता, तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। यह वही रूसो था जो आजादी की बात करता था, लेकिन अब वह नास्तिकता को समाज के लिए इतना खतरनाक मानता था कि वह उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार था। वोल्टेयर ने इस पर पलटवार करते हुए लिखा, विश्वास के मामले में किसी को मजबूर करना जघन्य अपराध है। रूसो ने वह देख लिया था जो राजाओं की आंखें नहीं देख पा रही थी। उसने भविष्यवाणी की, यूरोप के महान साम्राज्य अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, संकट आ रहा है। हम क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। जहां बाकी दार्शनिक जैसे वोल्टेयर या दीदरो सिर्फ छोटे मोटे सुधार चाहते थे, रूसो ने पूरे आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर हमला कर दिया। उसने निजी संपत्ति को गैर बराबरी की जड़ बताया और कहा कि जब तक अमीरों और गरीबों के बीच की खाई नहीं भरेगी, समाज सुखी नहीं होगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू में जूली जितना सफल नहीं हुई। लोग रोमांस के लिए तैयार थे, बगावत के लिए नहीं। लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह किताब क्रांतिकारियों की बाइबल बन गई। रूसो एक विरोधाभास था।
वह एक तरफ व्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा वकील था, तो दूसरी तरफ जनरल बिल के नाम पर तानाशाही का रास्ता भी खोल रहा था। लेकिन एक बात तय थी, 1762 के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। 1761 से 1762 के बीच के 15 महीनों में रूसो ने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। उसने जूली और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपनी सबसे प्रिय किताब एमिल पेश की। विडंबना देखिए, जिस आदमी ने अपने 5 बच्चों को अनाथालय भेज दिया, वही अब पूरी दुनिया की बच्चों को परवरिश सिखाने जा रहा था। रूसो ने इसे अपना पुराना पाप कहा, जिसे वो छपवाकर प्रायश्चित करना चाहता था। जब महान दार्शनिक इमैनुएल कांट ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, तो वह इसमें इतने डूब गए कि अपनी सालों पुरानी डेली वॉक की आदत तक भूल गए। उस दौर में फ्रांस की अमीर महिलाएं अपने बच्चों को खुद दूध नहीं पिलाती थी, वो उन्हें भाड़े की नर्सों को सौंप देती थी। रूसो ने इस पर कड़ा प्रहार किया। उसने लिखा, अगर आप चाहते हैं कि इंसानियत सुधरे तो मां से शुरुआत करो। रूसो ने तर्क दिया कि जब मां खुद बच्चे को स्तनपान कराएगी तो परिवार के बंधन मजबूत होंगे, घरों में खुशियां लौटेंगी और समाज में नैतिकता आएगी। रूसो की इस अपील का ऐसा असर हुआ कि पेरिस की ऊंची सोसाइटियों में स्तनपान अब एक फैशन और कर्तव्य बन गया। रूसो ने कहा कि बच्चों को शहरों के चींटी के घरों से दूर देहात में पालना चाहिए। शहरों की हवा और समाज की बुराइयां बच्चों को भ्रष्ट कर देती हैं। उसका फॉर्मूला एकदम सरल था। 12 साल की उम्र तक बच्चे को कोई किताब मत दो, यहां तक कि खुदा का नाम भी मत बताओ। पहले उसके शरीर को मजबूत बनाओ। एमिल को नंगे पैर चलने दो, उसे कड़ाके की ठंड और बर्फ के पानी में नहाने दो, उसे चोट लगने दो, उसे अंगूठा कुचलने दो, क्योंकि प्रकृति के घाव ही सबसे बड़ी शिक्षा है। रूसो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से नफरत करता था। उसने कहा, बच्चों को रट्टू तोता बनाना बंद करो। उसका सिद्धांत था, बच्चों को बोलकर मत सिखाओ, उसे करके सीखने दो। अगर वह भूगोल सीखना चाहता है तो उसे नक्शा मत दिखाओ, उसे जंगल में ले जाओ। 12 साल की उम्र में वे सिर्फ एक किताब पढ़ सकता है, रॉबिन्सन क्रूसो, क्योंकि यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अकेले अपने दम पर जीवित रहना सीखता है। रूसो ने तर्क दिया कि तर्क विकसित होने से पहले नैतिकता विकसित होनी चाहिए। उसने अंतरात्मा को ईश्वर की आवाज कहा। उसने लिखा, अंतरात्मा दिव्य वृत्ति स्वर्ग से आने वाली अमर आवाज है। उसने कहा कि अगर हम बच्चों को प्राकृतिक रूप से पढ़ने देंगे तो वह स्वभाव से दयालु और न्यायप्रिय बनेगा। वह सजा के डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई से सही काम करेगा। रूसो का मानना था कि हर इंसान को, चाहे वह कितना ही अमीर क्यों न हो, अपने हाथों से काम करना आना चाहिए। उसने एमिल को एक बढ़ई बनने की शिक्षा दी। उसने एक क्रांतिकारी बात कही, जो इंसान वह खाता है जो उसने नहीं कमाया है, वह एक चोर है। वोल्टेयर ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब 30 साल बाद फ्रांसीसी क्रांति आई और रईसों को अपनी जान बचाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी, तब उन्हें रूसो की बात की गहराई समझ आई। एमिल के जरिए रूसो एक ऐसे पूर्ण मानव का निर्माण करना चाहता था जो न केवल स्वस्थ और बुद्धिमान हो, बल्कि स्वतंत्र भी हो। वह न तो किसी राजा का गुलाम हो, न ही किसी चर्च का अंधभक्त। लेकिन इसी किताब के बीच में रूसो ने एक पादरी का बयान जोड़ दिया था, जिसने धर्म की जड़ों पर हमला किया। उसे क्या पता था कि यही हिस्सा उसे अपनी ही मातृभूमि से बेदखल कर देगा। रूसो ने अपनी किताब एमिल में एक ऐसी बात कही जिसने पेरिस के आर्क बिशप की रातों की नींद उड़ा दी। उसने कहा, एमिल जब 15 साल का होगा तब उसे यह भी नहीं पता होगा कि उसके पास एक रूह है। 18 साल की उम्र तक उसे ईश्वर के बारे में कुछ मत बताओ। रूसो का तर्क कड़ा था। अगर बच्चों को बिना समझे धार्मिक रस्में और शब्द रटाए जाएं, तो स्वर्ग को बच्चों के बजाय बोलने वाली मैनाओं और तोतों से भर देना चाहिए। वह उस रटने वाली शिक्षा के खिलाफ था जो बच्चों को अंधभक्त बनाती है। जहां चर्च रूसो से नाराज था, वहीं रूसो ने अपने नास्तिक दोस्तों पर भी जोरदार हमला किया। उसने दार्शनिकों को घमंडी और हठी कहा। उसने लिखा, मैंने दार्शनिकों को देखा, वे सब के सब घमंडी और कट्टर हैं। वे कुछ भी साबित नहीं करते, बस एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। उनमें से हर कोई अपनी झूठ को दूसरों के सच से ऊपर रखता है। रूसो ने नास्तिकता को कट्टरपन से भी ज्यादा खतरनाक बताया, क्योंकि यह समाज की नैतिक जड़ें काट देती है।
रूसो ने अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा, सावोयार्ड पादरी। यह पादरी पहाड़ों की चोटियों पर खड़े होकर ईश्वर की वंदना करता है। वह कहता है कि मुझे खुदा को समझने के लिए तर्क की जरूरत नहीं, मैं अपनी आंखें खोलता हूं और ब्रह्मांड की डिजाइन देखता हूं। जैसे वर्जिल की महान कविता अक्षरों के अपने आप गिरने से नहीं बन सकती, वैसे ही यह ब्रह्मांड संयोग से नहीं बन सकता। उसने कहा, मैं खुदा को देखता नहीं हूं पर उसे महसूस करता हूं। रूसो का पादरी तर्क देता है कि इंसान के भीतर एक अमर आवाज है, अंतरात्मा। जब दार्शनिक कहते थे कि सब कुछ पदार्थ है, तो रूसो ने कहा, नहीं, मेरा दिमाग पदार्थ नहीं है, मैं सोचने की ताकत रखता हूं, मैं तुलना करने की ताकत रखता हूं। उसने तर्क दिया कि अगर दुनिया में बुराई की जीत दिख रही है तो इसका मतलब है कि एक परलोक होना ही चाहिए जहां न्याय होगा। वह नरक की कल्पना से नफरत करता था, लेकिन उसे सामाजिक अनुशासन के लिए जरूरी मानता था। रूसो ने बाइबल के चमत्कारों पर शक जताया, लेकिन ईसा मसीह के चरित्र के सामने वह नतमस्तक हो गया। उसने लिखा, क्या ऐसी महान और सरल किताब इंसानों का काम हो सकती है? अगर सुकरात की जिंदगी और मौत एक दार्शनिक की तरह थी, तो ईसा मसीह की जिंदगी और मौत एक देवता की तरह थी। उसने कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं अगर वे इंसान को बेहतर बनाते हैं। उसने कट्टरता को यह कहकर खारिज कर दिया कि अगर दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा धर्म होता और बाकी सब नरक जाते, तो उस धर्म का खुदा सबसे बड़ा जालिम होता। जैसे जैसे एमिल 18 साल का हुआ, रूसो के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यौन चेतना। रूसो का मानना था कि बच्चे को इस बारे में तब तक मत बताओ जब तक वह खुद न पूछे। उसने एक सख्त चेतावनी दी, उसे शहरों की चकाचौंध से दूर रखो, जहां महिलाओं की बेशर्मी और पहनावा कुदरत के इशारों को समय से पहले जगा देता है। रूसो ने उस खतरनाक आदत मास्टरबेशन के खिलाफ भी कड़ी चेतावनी दी, जिसे वह खुद अपनी जवानी की तबाही का कारण मानता था। उसने कहा, अपने शिष्य के कमरे के साथ सो, उसे थकने के बाद ही बिस्तर पर जाने दो और जागते ही बिस्तर छोड़ने को कहो, वरना उसकी रूह और शरीर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रूसो मर्दाना और हावी होने वाली डोमिनेंट महिलाओं से नफरत करता था। उसने कहा, पुरुषों को फिर से पुरुष बनाओ और महिलाएं फिर से नारी बन जाएंगी। उसके लिए पेरिस की दार्शनिक महिलाएं एक अभिशाप थी। उसने एमिल के लिए एक काल्पनिक जीवन साथी गढ़ी, सोफी। सोफी स्वस्थ है, कोमल है और सबसे बढ़कर उपयोगी है। वो खाना बना सकती है, सिलाई कर सकती है और अपने पति की आज्ञा मानती है। रूसो का मानना था कि लड़कियों की शिक्षा घर पर मां द्वारा होनी चाहिए। उन्हें धर्म और नैतिकता सिखानी चाहिए ताकि वे एक विचारशील पुरुष की योग्य पत्नी बन सके। एमिल को लेकर ट्यूटर पेरिस जाता है ताकि वह देख सके कि दिखावटी दुनिया की लड़कियां कैसी होती हैं। लेकिन एमिल वहां किसी को पसंद नहीं करता। वो कहता है, अलविदा पेरिस, जहां औरतों ने सम्मान और पुरुषों ने पुण्य पर विश्वास करना छोड़ दिया है। वे वापस देहात लौटते हैं और एक शांत गांव में उनकी मुलाकात असली सोफी से होती है। यहाँ रूसो एक दार्शनिक से एक रोमांटिक उपन्यासकार बन जाता है। हफ्तों की मुलाकातों के बाद एमिल सोफी के कपड़ों के किनारे को चूमने की हिम्मत जुटा पाता है। जैसे ही उनकी सगाई होती है, ट्यूटर एक अजीब शर्त रखता है। वह एमिल को सोफी से 2 साल के लिए दूर भेज देता है ताकि उनके प्यार और वफादारी की परीक्षा हो सके। एमिल रोता है, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा मानता है। 2 साल बाद जब वह वापस आता है तो दोनों का प्यार और भी गहरा हो चुका होता है। वे शादी करते हैं और ट्यूटर उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य बताता है। अपनी पत्नी की पवित्रता का सम्मान करो, प्रेम को दुर्लभ बनाओ ताकि उसकी कद्र बनी रहे। किताब का अंत एक भावुक दृश्य के साथ होता है। एमिल अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं पिता बनने वाला हूँ, मुझे आपकी सलाह और नियंत्रण की हमेशा जरूरत रहेगी। रूसो ने एमिल के माध्यम से एक ऐसे पिता का निर्माण किया जो अब अपने बच्चों को खुद शिक्षित करेगा। उसने उस चक्र को पूरा किया जहां एक सही शिक्षा एक नए बेहतर समाज का निर्माण करती है। 2 शताब्दियों के बाद भी दुनिया इस बात पर बटी हुई है कि एमिल महान है या नामुमकिन। खुद रूसो ने बाद में स्वीकार किया था कि यह किताब आम माता पिता के लिए नहीं बल्कि ऋषियों के लिए थी।
जब एक व्यक्ति ने रूसो से कहा कि वह अपने बच्चों को एमिल के सिद्धांतों पर पाल रहा है, तो रूसो ने झिड़कते हुए कहा, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। रूसो ने प्लेटो की तरह एक आदर्श सामने रखा था, यह जानते हुए कि हकीकत की जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है। एमिल ने समाज को एक नई दिशा दी, लेकिन खुद रूसो के लिए यह बर्बादी का पैगाम लेकर आई। इस किताब के छपते ही पेरिस के आर्क बिशप और जेनेवा के कट्टरपंथियों ने उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। 9 जून 1762 गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका था। रूसो को अपनी सोफी, अपने एमिल और अपनी शांति को छोड़कर उस अंतहीन निर्वासन की ओर भागना पड़ा, जहां से वो कभी वापस नहीं लौट सका। 8 जून 1762 रूसो को एक गुप्त संदेश मिला, खुदा के वास्ते भाग जाओ, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। एमिल के छपते ही पेरिस की संसद और चर्च एक हो चुके थे। जिस किताब ने मानवता का पाठ पढ़ाया, उसे ईश निंदा मानकर सार्वजनिक रूप से जलाने का आदेश दे दिया गया। रूसो ने भारी मन से अपनी थेरेस को मैडम दी लक्समबर्ग के भरोसे छोड़ा और खुद एक बग्घी में बैठकर स्विट्जरलैंड की ओर भाग निकला। जिस समय पेरिस की अदालत में उसकी किताब को फाड़कर आग के हवाले किया जा रहा था, उस समय रूसो फ्रांस की सीमा पार कर रहा था। जैसे ही रूसो ने बर्न की सीमा में कदम रखा, उसने जमीन को चूमा और चिल्लाया, हे ईश्वर तेरी जय हो, मैं आजादी की धरती पर हूं। लेकिन उसका यह भ्रम सिर्फ 10 दिन तक चला। 19 जून को उसके अपने शहर जेनेवा ने भी उसे ठुकरा दिया। जेनेवा की काउंसिल ऑफ 25 ने एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों को अपवित्र और घिनौना घोषित कर दिया। उसके अपने देश में उसके घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। जेनेवा के पादरी, जो कभी उसके दोस्त थे, अब उसे कोड़े खाने लायक बच्चा कह रहे थे। इस मुश्किल वक्त में रूसो का सबसे बड़ा दुश्मन वोल्टेयर पसीज गया। उसने कहा, उसे यहाँ फर्नी ले आओ, वह मेरे घर का मालिक बनकर रहेगा, मैं उसे अपने बेटे की तरह रखूंगा। वोल्टेयर ने 7 अलग अलग पतों पर न्योता भेजा, लेकिन रूसो ने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसे शक था कि जनेवा में उसकी किताबों को जलवाने के पीछे वोल्टेयर का ही हाथ है। उसने मदद के हाथ को भी साजिश समझकर ठुकरा दिया। जब फ्रांस और जनेवा दोनों ने दरवाजे बंद कर लिए, तो रूसो ने प्रसिया के राजा फ्रेडरिक महान से पनाह मांगी। उसने फ्रेडरिक को एक ऐसा खत लिखा जो कोई पागल या कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं लिख सकता था। महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा है और शायद आगे भी कहूंगा, फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे आपसे कोई दया नहीं चाहिए, बस ये बताना है कि मैं आपके बस में हूं, आप मेरे साथ जो भी चाहें करें। फ्रेडरिक मुस्कुराया। उसने अपने गवर्नर को आदेश दिया, इस बेचारे की मदद करो। इसका अपराध सिर्फ इतना है कि इसके विचार थोड़े अजीब। जुलाई 1762 में रूसो स्विट्जरलैंड के मोतिया ट्रावेर में पहुंचा। यह एक खूबसूरत जंगली घाटी थी। गवर्नर कीथ ने उसे कोयला, लकड़ी और खाना भेजा। रूसो ने फ्रेडरिक को डांटते हुए एक और खत लिखा, तलवार छोड़ो और अपनी प्रजा के पिता बनो। राजा ने हंसते हुए कहा कि रूसो उसे डांट रहा है। रूसो अब सुरक्षित था। उसने थेरेस को भी बुला लिया। एक भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद उसे लगा कि शायद उसे कुछ साल शांति में मिल पाएंगे। 1762 निर्वासन के शुरुआती दिन। रूसो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने खुद को उपहास का पात्र बना लिया था। वह एक अर्मीनियाई चोगा पहनकर घूमने लगा था, क्योंकि उसकी पुरानी बीमारी के कारण उसे लंबे कपड़ों की जरूरत थी। वह औरतों की तरह सिलाई करता, लेस बनाता और अपनी पड़ोसन महिलाओं के साथ बैठकर घंटों गप्पे मारता। लेकिन यह शांति सिर्फ बाहरी थी, अंदर से वह टूट रहा था। जनेवा के पादरियों ने उसे काफिर घोषित कर दिया था। खुद को सच्चा ईसाई साबित करने के लिए वह चर्च जाने लगा और आंखों में आंसू भरकर प्रसाद लेने लगा। लेकिन दुनिया उसे माफ करने के मूड में नहीं थी। अगस्त 1762 पेरिस के आर्क बिशप ने एमिल के खिलाफ एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। आर्क बिशप ने आरोप लगाया, यह आदमी विरोधाभासों का पुतला है। वह विज्ञान की निंदा करता है और खुद विज्ञान पढ़ता है। वह सादगी की बात करता है और दिखावे के लिए जीता है। यह एमिल किताब मानवता को गुमराह करने के लिए लिखी गई है। आर्क बिशप का सबसे बड़ा डर था रूसो का यह सिद्धांत कि इंसान जन्म से अच्छा होता है। चर्च के लिए यह खतरनाक था।
अगर इंसान अच्छा पैदा होता है तो आदि पाप, ओरिजिनल सिन का क्या? अगर पाप नहीं तो ईसा मसीह के बलिदान की क्या जरूरत थी? आर्क बिशप ने आदेश दिया, इस किताब को कोई न पढ़े, यह शैतान की आवाज है। रूसो, जिसने कसम खाई थी कि वह अब कभी नहीं लिखेगा, उसने आर्क बिशप को 128 पन्नों का करारा जवाब दिया। लेटर टू क्रिस्टोफ दी ब्यूमोंट, उसने आर्क बिशप से पूछा, महामहिम, हम एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं? हमारी भाषा अलग है। उसने गर्व से कहा कि वह आर्क बिशप के पुरोहितों वाला ईसाई नहीं, बल्कि ईसा मसीह का सच्चा शिष्य है। उसने पूछा, क्या आपके पादरी नैतिकता के उदाहरण हैं? वे सिर्फ महलों में झूठ बोलना जानते हैं। रूसो ने एक बहुत गहरी बात कही जो आज भी सच लगती है। उसने कहा, लोग केवल अपने ड्रेसिंग गाउन में सच बोलते हैं। जब वे सार्वजनिक कपड़े पहनते हैं तो वे सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। वे अपनी अंतरात्मा के खिलाफ उन लोगों को सजा देते हैं जो उनकी तरह पाखंडी बनने से इनकार करते हैं। रूसो ने तर्क दिया कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने मानवता को गहरे घाव न दिए हों और निर्दोषों का खून न बहाया हो। रूसो को अपनी किताब एमिल से इतना प्यार था कि उसने आर्क बिशप से कहा, अगर यूरोप में एक भी सरकार सच में समझदार होती तो वह इस किताब के लेखक को सजा देने के बजाय उसकी मूर्तियां बनवाती। उसे उस वक्त पहचान नहीं मिली, लेकिन इतिहास ने उसे यह सम्मान दिया। आज पेरिस और जनेवा की सड़कों पर रूसो की मूर्तियां खड़ी हैं, जबकि उसे सजा देने वाले आर्क बिशप को लोग सिर्फ रूसो के दुश्मन के रूप में याद रखते हैं। आर्क बिशप को जवाब देकर रूसो ने अपने दुश्मनों की संख्या और बढ़ा ली थी। अब न कैथोलिक उसके साथ थे न प्रोटेस्टेंट। वह एक ऐसे पहाड़ पर खड़ा था जहां से सिर्फ खाइयां नजर आ रही थी। उसकी सेहत गिर रही थी, उसका स्वाभिमान उसे दुनिया से काट रहा था और उसका दिमाग अब साजिशों की कहानियां बुनने लगा था। क्या वह सच में पागल हो रहा था या दुनिया सच में उसके पीछे पड़ी थी? 12 मई 1763 रूसो ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने जनेवा की नागरिकता से इस्तीफा दे दिया। जिस नागरिक होने पर उसे गर्व था, आज उसी पहचान को उसने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि जनेवा के उदारवादियों ने उसकी किताबों को जलते हुए देखा, लेकिन उसके बचाव में एक शब्द नहीं कहा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जनेवा के नागरिकों ने रूसो के समर्थन में एक प्रदर्शन किया और सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने रूसो के साथ अन्याय किया है। सरकार की तरफ से वकील ट्रोंचिन ने जवाब दिया कि रूसो को सजा देना कानूनन सही था। अब बारी रूसो की थी। दिसंबर 1764 रूसो ने अपनी कुटिया से एक तीखा पलटवार जारी किया, लेटर्स रिटन फ्रॉम द माउंटेन। यह पत्र जनेवा के उन मैदानी शासकों के चेहरे पर तमाचा थे। रूसो ने अपने ही धर्म कैलिनवाद की जड़ों पर प्रहार किया। उसने कहा, प्रोटेस्टेंट धर्म का आधार यह था कि हर इंसान को बाइबल की व्याख्या करने की आजादी है, मगर आज तुम मुझे मेरी व्याख्या के लिए सजा दे रहे हो तो तुम प्रोटेस्टेंट नहीं हो, तुम कैथोलिकों से भी बदतर तानाशाह बन चुके हो। रूसो ने इस किताब में चमत्कारों पर वो सवाल उठाए जो आज भी विज्ञान के छात्र पूछते हैं। उसने तर्क दिया, पुराने जमाने में पैगंबर कहते थे कि उन्होंने आसमान से आग बरसाई। आज एक बच्चा एक लेंस से वही काम कर सकता है। जोशुआ ने सूरज को रोक दिया था। आज एक पंचांग बनाने वाला भी सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है। रूसो ने कहा कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो दरअसल प्रकृति के उन कानूनों का अज्ञान है जिन्हें विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है। उसने यहां तक कह दिया कि शायद ईसा मसीह ने जिसे मरा हुआ समझकर जिंदा किया था वो शायद मरा ही नहीं था। राजनीति पर आते हुए रूसो ने जनेवा के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा कि जनेवा के नागरिक सिर्फ चुनाव के दिन आजाद होते हैं, राजा होते हैं, बाकी पूरे साल वे 25 तानाशाहों के गुलाम होते हैं। यह लगभग एक क्रांति का बुलावा था। उसने मध्यम वर्ग को उकसाया कि वे अपनी शांति छोड़ें और अपने हक के लिए लड़ें। लेकिन रूसो का यह रूप उसके दोस्तों को भी डरा गया। उदारवादियों को लगा कि रूसो एक खतरनाक और अस्थिर साथी है। जनेवा के पादरी अब रूसो के लिए पागल, भेड़िए और धोखेबाज बन चुके थे। अब वो जनेवा नहीं जा सकता था। फ्रांस में वो पहले से अपराधी था और अब स्विट्जरलैंड के पादरी भी उसके खून के प्यासे हो चुके थे। रूसो अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था। उसके लेटर्स फ्रॉम माउंटेन ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से सिर्फ विनाश दिख रहा था। दिसंबर 1764 ऐसे मुश्किल समय में वोल्टेयर ने वो किया जिसे इतिहास उनके चरित्र पर काला धब्बा मानता है।
रूसो द्वारा वोल्टेयर के एक गुप्त और विवादित भाषण का खुलासा करने से चिढ़कर वोल्टेयर ने एक गुमनाम पर्चा निकाला, सेंटिमेंट ऑफ द सिटीजन्स। इसमें वोल्टेयर ने रूसो के जीवन का वो सबसे गहरा और दर्दनाक राज पूरी दुनिया के सामने खोल दिया, जिसे रूसो ने सालों से छुपाया हुआ था। वोल्टेयर ने लिखा, यह वह आदमी है जो अपने साथ उस बदकिस्मत औरत थेरेस को लेकर घूमता है, जिसकी मां की मौत का कारण वह खुद है और जिसके बच्चों को इसने अनाथालय की दहलीज पर लावारिस छोड़ दिया था। रूसो को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वोल्टेयर का काम है। उसे लगा कि यह किसी पादरी की साजिश है। जनवरी 1765 में उसने जो जवाब दिया वो उसके जीवन के सबसे शानदार क्षणों में से एक था। उसने लिखा, मैंने कभी किसी बच्चे को अनाथालय के दरवाजे पर लावारिस नहीं छोड़ा और मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि मैं अपनी मौत की घड़ी में वो सब करना पसंद करूंगा जिसका मुझ पर आरोप लगा है, बजाय इसके कि मैं ऐसा घिनौना पर्चा लिखूं जैसा लेखक ने लिखा है। हालांकि बच्चों को अनाथालय भेजने की बात सच थी, लेकिन वोल्टेयर ने इसे जिस तरह लावारिस छोड़ने के रूप में पेश किया, उसने रूसो को बुरी तरह तोड़ दिया। यह सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। होरेस वाल्पोल ने एक बार कहा था, यह दुनिया उनके लिए एक कॉमेडी है जो सोचते हैं और उनके लिए ट्रेजेडी है जो महसूस करते हैं। वोल्टेयर सोच के प्रतीक थे, रूसो भावना का। वोल्टेयर एक करोड़पति की तरह रहते थे, रूसो संगीत की नकल करके अपनी रोटी कमाता था। वोल्टेयर पेरिस के विलासिता के पुत्र थे, रूसो जनेवा का एक उदास और विद्रोही मध्यम वर्गीय इंसान जिसे अमीरों की दुनिया में कभी सुकून नहीं मिला। वोल्टेयर विलासिता का बचाव करते थे क्योंकि वो गरीबों को काम देती थी, रूसो इसे पाप मानता था। रूसो का तर्क था, यह विलासिता शहर के 100 गरीबों का पेट भरती है लेकिन गांवों में 1 लाख लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है। वोल्टेयर को लगा कि रूसो की भावनाओं की अपील समाज में अराजकता फैलाएगी और तर्क की रोशनी को बुझा देगी। सुधारवादी वोल्टेयर को सुनते थे लेकिन भविष्य के क्रांतिकारी रूसो को सुन रहे थे। इस खुलासे के बाद रूसो के मन में एक डर बैठ गया, साजिश का डर। उसे लगने लगा कि ग्रिम, डिद्रो और मैडम डीएपी ने सब मिलकर उसे बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश रच रहे हैं। ग्रिम ने तो यहां तक लिखा था कि रूसो ने अपने देश के संविधान पर हमला करके राजद्रोह किया है। रूसो अब अपनों और बेगानों दोनों की नफरत का केंद्र बन चुका था। 18वीं सदी के ये दो सबसे प्रभावशाली लोग अब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वोल्टेयर ने आग लगाई थी और रूसो उस आग में जल रहा था। रूसो कोई पागल राक्षस नहीं था जैसा कि वोल्टेयर उसे चित्रित कर रहा था। वह एक बीमार, संवेदनशील और एकांत प्रिय दार्शनिक था जो अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। 1762 में जब रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा था, उसने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने लिखा था, यूरोप में अभी भी एक ऐसा देश है जहां एक विधान निर्माता के लिए जगह है, वह है कोर्सिका का द्वीप। मुझे आभास है कि किसी दिन यह छोटा सा द्वीप पूरे यूरोप को हैरान कर देगा। किसे पता था कि रूसो की यह बात सच होने वाली है, सिर्फ संविधान के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि इसी द्वीप पर कुछ साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होने वाला था। 31 अगस्त 1764 रूसो को फ्रांस में कोर्सिका के दूत का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, श्रीमान, आपने कोर्सिका के बारे में जो लिखा उसने हमारे देशवासियों के दिल जीत लिए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे देश के लिए वो बुद्धिमान विधायक बने जो हमें हमारी आज़ादी बनाए रखने का रास्ता सिखाएं। रूसो के लिए यह किसी सपने जैसा था। जिस आदमी को उसके अपने ही शहर जनेवा ने ठुकरा दिया था, उसे एक दूसरा देश अपना संविधान निर्माता बनाने जा रहा था। रूसो ने जवाब दिया, अब से मेरी जिंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं होगा सिवाय मेरे और कोर्सिका के। रूसो ने तुरंत प्रोजेक्ट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोर्सिका पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ रूसो ने अपनी सारी विचारधारा झोंक दी। कृषि ही जीवन है। उसने कहा कि कोर्सिका को शहरों और व्यापार से बचना चाहिए। लोग जमीन से जुड़े रहें, खेती करें, क्योंकि व्यापार इंसान को धोखेबाज बनाता है। सामाजिक प्रतिज्ञा, हर नागरिक को एक शपथ लेनी होगी, मैं अपना शरीर, अपना संपत्ति और अपनी इच्छा अपनी राष्ट्र के नाम करता हूं। रूसो चाहता था कि निजी संपत्ति कम हो और राज्य की संपत्ति ज्यादा।
उसने यहां तक कहा, मैं चाहूंगा कि राज्य ही एकमात्र मालिक हो। जो पुरुष 40 की उम्र तक शादी नहीं करेगा वह अपनी नागरिकता खो देगा। बड़े परिवारों को इनाम दिया जाएगा। रूसो अपने इस प्रोजेक्ट में डूबा ही था कि हकीकत ने दरवाजा खटखटाया। 1768 में फ्रांस ने जनेवा से कोर्सिका को खरीद लिया और अपनी सेना भेजकर वहां के क्रांतिकारी नेता पावली को हटा दिया। रूसो का आदर्श राष्ट्र बनने से पहले ही गुलाम हो गया। उसने इस आक्रमण की कड़ी निंदा की और इसे इंसानियत और न्याय की हत्या बनाया। उसका संविधान कभी लागू नहीं हो सका, लेकिन उसके विचारों ने कोर्सिका के लोगों के मन में आजादी की जो अलख जगाई वो दशकों तक नहीं बुझी। सितंबर 1765 की वह रात, रूसो और थेरेस गहरी नींद में थे जब अचानक पत्थरों ने उनकी दीवारों को हिला दिया। स्थानीय पादरियों ने रूसो को एंटी क्राइस्ट घोषित कर दिया था। गांव वाले नफरत से भरे थे। एक बड़ा पत्थर रूसो के पैरों के पास आकर गिरा। वह अपनी ही पनाहगाह में अब सुरक्षित नहीं था। उसके दोस्तों ने सलाह दी, यहां से तुरंत निकल जाओ वरना भीड़ तुम्हें मार देगी। रूसो भागकर बियन झील के बीच एक छोटे से टापू सेंट पियरे पर पहुंचा। यहां सिर्फ एक घर था। रूसो के जीवन के ये 2 महीने सबसे सुकून भरे थे। वो घंटों नाव में लेटकर आसमान को देखता, पेड़ों और पौधों का अध्ययन करता। उसने सोचा कि दुनिया उसे यहां भूल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 17 अक्टूबर 1765 को बर्न की सरकार ने उसे 15 दिनों के भीतर टापू और पूरा क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। रूसो इतना टूट गया कि उसने सरकार से विनती की, मुझे देश से निकालने के बजाय किसी किले में कैद कर लो। मैं ताउम्र जेल में रहने को तैयार हूं, बस मुझे लिखने के लिए कागज मत देना, थोड़े दिन बगीचे में टहलने देना। सरकार ने रहम नहीं किया और उसे 24 घंटे के भीतर निकलने को कहा। रूसो के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी हाथ बढ़ाया स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम ने उसे इंग्लैंड आने का न्योता दिया। दिसंबर 1765 में रूसो एक बार फिर पेरिस पहुंचा। वह अब एक सेलिब्रिटी था। लोग उसे देखने के लिए सड़कों पर खड़े रहते थे। वोल्टेयर की चमक उसके सामने फीकी पड़ गई थी, लेकिन इसी बीच रूसो के खिलाफ एक भयानक मजाक तैयार किया गया। पेरिस के एक रईस होरेस वाल्पोल ने रूसो की संवेदनशीलता का मजाक उड़ाने के लिए प्रसिया के राजा फ्रेडरिक के नाम से एक फर्जी खत लिखा। खत में लिखा था, मेरे प्रिय जीन जैक्स, तुम्हें हर जगह से भगाया गया है, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे सपनों का प्रशंसक हूं, लेकिन अपनी उन अजीब आदतों को छोड़ दो जो एक महान व्यक्ति को शोभा नहीं देती। अगर तुम्हें सताए जाने में ही मजा आता है तो बताओ, मैं राजा हूं, मैं तुम्हें सताने के नए तरीके ढूंढ लूंगा। यह खत पूरे पेरिस में फैल गया। रूसो जो पहले से ही मानसिक रूप से अस्थिर था, उसे यकीन हो गया कि उसके दोस्त दीदरो ग्रिम और यहां तक कि उसे ले जाने वाला ह्यूम भी इन अपमानजनक मजाक में शामिल है। 3 जनवरी 1766 को ह्यूम और रूसो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। विदाई के वक्त रईस दार्शनिक होलबाक ने ह्यूम को चेतावनी दी, ह्यूम, तुम अपनी आस्तीन में एक सांप पाल रहे हो, तुम इस आदमी को नहीं जानते, जल्द ही तुम्हें पछताना पड़ेगा। 10 जनवरी को वो डोवेर पहुंचे। रूसो ने ह्यूम को गले लगाया और रोते हुए शुक्रिया अदा किया कि वे उसे आजादी की जमीन पर ले आया है। लेकिन रूसो के दिमाग में शक का कीड़ा घर कर चुका था। उसे लग रहा था कि इंग्लैंड में भी उसे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। रूसो अब उस देश में था जिसकी भाषा वो नहीं जानता था। उसके पीछे एक जला हुआ अतीत था और सामने अनिश्चित भविष्य। भावनाओं का सम्राट अब एक ऐसा कैदी था जिसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगा था। अगला पड़ाव था पागलपन और ह्यूम के साथ वो ऐतिहासिक झगड़ा जिसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। 13 जनवरी 1766 रूसो लंदन पहुंचा। उसे देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। डेविड ह्यूम ने उसके लिए राजा जॉर्ज तृतीय से पेंशन का इंतजाम किया और मशहूर एक्टर गैरिक ने उनके सम्मान में एक ओपरा रखा। शुरुआत में ह्यूम अपने इस मेहमान से बहुत खुश थे। उन्होंने लिखा, मैंने रूसो जैसा प्यारा और नेक इंसान कभी नहीं देखा। वह एक बच्चे की तरह मासूम है। लेकिन ह्यूम ने एक बात और जोड़ी जो भविष्य की ओर इशारा थी। वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों पर भी अन्यायपूर्ण संदेह करने का आदी है। रूसो लंदन की भीड़ से ऊब चुका था। वह बूटन के एक सुनसान घर में रहने चला गया। डेविड ह्यूम ने उसके चरित्र का एक बहुत ही सटीक
और दर्दनाक विश्लेषण किया। रूसो एक ऐसा इंसान की तरह है जिसकी न केवल कपड़े बल्कि त्वचा भी उतार दी गई हो और उसे इन बेरहम तत्वों से लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं सोचा है, सिर्फ महसूस किया है। यहीं से रूसो का पागलपन गहराने लगा। उसे लगने लगा कि ह्यूम उसकी चिट्ठियां खोलकर पढ़ रहा है और पेरिस के दुश्मनों के साथ मिलकर उसे नीचा दिखाने की साजिश रच रहा है। 3 अप्रैल 1766 को लंदन के अखबार में प्रसिया के राजा का वो फर्जी खत छपा जो असल में होरेस वालपोल ने लिखा था। रूसो का दिल छलनी हो गया। उसे यकीन हो गया कि ह्यूम ने ही इसे छपवाया है, क्योंकि अखबार का संपादक ह्यूम का दोस्त था। रूसो ने ह्यूम को 18 पन्नों का एक लंबा और कड़वा खत लिखा, जिसमें उसने ह्यूम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उसने लिखा, मैं दुनिया से बाहर रहता हूं, मैं सिर्फ वो जानता हूं जो मैं महसूस करता हूं, और मैं महसूस करता हूं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ह्यूम सन्न रह गया। उसे लगा कि रूसो पूरी तरह पागल हो चुका है। उसने अपने दोस्तों से कहा, इसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। ह्यूम ने अपना बचाव करने के लिए इस पूरे प्रकरण को अखबार में सार्वजनिक रूप से छपवा दिया। पूरा यूरोप 2 हिस्सों में बंट गया। वोल्टेयर ने आग में घी डालते हुए रूसो के खिलाफ ह्यूम को और भी सबूत भेजे। एडम स्मिथ और तुर्गोत ने ह्यूम को शांत रहने की सलाह दी, लेकिन ज्ञानोदय के दार्शनिक रूसो को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। बूटन की तन्हाई अब रूसो के लिए मौत की कोठरी बन गई थी। उसकी पत्नी थेरेस ने उसे डरा दिया कि नौकर उसे जहर देने वाले हैं। 30 अप्रैल 1767 को रूसो ने अपने मकान मालिक को खत लिखा, मैं जा रहा हूं, मुझे पता है मेरे खिलाफ जाल बिछाया गया है, लेकिन मैं सम्मान के साथ अपनी जिंदगी खत्म करूंगा। वो बिना किसी को बताए भाग निकला। उसका सामान, उसका पैसा सब पीछे छूट गया। 10 दिनों तक वो इंग्लैंड के नक्शे पर लापता रहा। आखिरकार 22 मई 1767 को वे वापस फ्रांस की धरती पर उतरा। 16 महीने का इंग्लैंड का यह प्रवास रूसो के लिए एक मानसिक नर्क साबित हुआ। उसने अपने आखिरी सच्चे दोस्त डेविड ह्यूम को भी खो दिया था। वह अब एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा था जिस पर फ्रांस में अभी भी गिरफ्तारी का वारंट था। लेकिन रूसो अभी खत्म नहीं हुआ था। वह अपने साथ अपनी सबसे बड़ी बसीहत लेके आया था, द कॉन्फेशंस। 22 मई 1767 इंग्लैंड के उस नरक से भागकर रूसो फिर से फ्रांस की धरती पर था। हालांकि वह कानूनन रूप से अभी भी एक अपराधी था, लेकिन फ्रांस के शहरों ने उसका स्वागत एक विजेता की तरह किया। रईसों ने उसे अपने महल पेश किए, लेकिन रूसो का दिमाग अब एक गहरी साजिश के घेरे में था। उसे संगीत में भी साजिश सुनाई देती थी। जब प्रिंस डी कॉन्टी ने उसके लिए संगीतकारों को भेजा तो रूसो को लगा कि यह उसे पागल साबित करने की कोशिश है। उसे हर जगह वोल्टेयर, डिदरो और ग्रीम के जासूस नजर आते थे। सालों के उतार चढ़ाव के बाद 30 अगस्त 1768 को रूसो ने आखिरकार थेरेस से एक नागरिक समारोह में शादी कर ली। लेकिन शांति अभी भी कोसों दूर थी। वो पहाड़ों के बीच एक फार्म हाउस में छिप गया, जहां उसने द कॉन्फेशंस के अंतिम और लगभग विक्षिप्त पन्ने लिखे थे। उसकी हालत ऐसी थी कि एक बार वह थेरेस से लड़कर भाग गया और उसे खत लिखा कि तुम किसी मठ में चली जाओ। लेकिन जब वह वापस आया तो दोनों फिर से एक हो गए। अब उसे अपने उन 5 बच्चों की याद सताने लगी थी जिन्हें उसने अनाथालय छोड़ दिया था। उसने एक माँ को खत में लिखा, मुझ पर रहम खाओ, जिनकी लोहे जैसी किस्मत ने उन्हें बच्चों के सुख से वंचित कर दिया। अगर वे बदनसीब हैं तो उन पर तरस खाओ, और अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझ पर और भी ज्यादा तरस खाओ। 1770 में रूसो वापस पेरिस आ गया। सरकार ने उसे इस शर्त पर रहने दिया कि वह कुछ भी नया नहीं छापेगा। वह संगीत की नकल करके अपना पेट पालने लगा, लेकिन अपनी सफाई देने की तड़प उसमें अभी भी बाकी थी। दिसंबर 1770 में उसने अपने कमरे में कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया और अपनी आत्मकथा द कॉन्फेशंस पढ़कर सुनाना शुरू किया। यह रीडिंग 17 घंटे तक चली। अंत में उसने चुनौती दी, मैंने सच लिखा है। जो मुझे एक बेईमान आदमी कहेगा वह खुद फांसी के फंदे के लायक है। मैडम दी एपीने डर गई कि रूसो के खुलासे रूसो को बेहद बदनाम कर देंगे, और उसने पुलिस से कहकर रूसो की इन पब्लिक रीडिंग्स पर रोक लगवा दी। 1771 में रूसो को पोलैंड का संविधान लिखने के लिए कहा गया। यहाँ हमें एक बेहद मैच्योर रूसो दिखता है।
जो आदमी कभी कहता था इंसान आजाद पैदा हुआ है, वह पोलैंड के लोगों को चेतावनी दे रहा था, आजादी एक भारी भोजन है, इसे पचाने के लिए मजबूत हाजमा चाहिए, बगावत करना आजादी नहीं है। उसने सलाह दी कि बदलाव धीरे धीरे होने चाहिए, लेकिन रूसों का यह विजन पूरा होने के पहले ही पोलैंड का बंटवारा हो गया। 24 फरवरी 1776, रूसों के पागलपन का चरम। उसे लगा कि खुदा के सिवा कोई उसे नहीं बचा सकता। वह अपनी पांडुलिपि लेके नोट्रे डेम चर्च पहुंचा ताकि उसे बेदी पर रख सके, लेकिन वहां लोहे की रेलिंग लगी थी। रूसों को लगा कि भगवान ने भी दरवाजा बंद कर लिया है। वह पागलों की तरह गलियों में भागा और अजनबियों को पर्चे बांटने लगा, उन सभी फ्रांसीसियों के नाम जो आज भी न्याय और सत्य से प्यार करते हैं। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। अपनी अंतिम किताब रेवरीज ऑफ अ सॉलिटरी वॉकर में रूसों की आत्मा को अंततः शांति मिली। वह अब लड़ना छोड़ चुका था। जब उसे पता चला कि उसका कट्टर दुश्मन वोल्टेयर मर चुका है, तो उसने भविष्यवाणी की, हमारी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी थी, मैं उसके बिना ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 2 जुलाई 1778 को वोल्टेयर की मौत के ठीक एक महीने बाद रूसों को दिल का दौरा पड़ा और वह गिर पड़ा। उसकी अंतिम सांसें थेरेस की बाहों में थी। रूसो मर गया, लेकिन उसका विचार एक ज्वालामुखी बन गया। 1794 में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने उसके अवशेषों को पेंटेहोन में वोल्टेयर के ठीक बगल में दफनाया। इतिहास का सबसे बड़ा मजाक देखिए, 2 महाबुद्धियां जो जीते जी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, आज अनंत काल के लिए एक ही छत के नीचे साथ सो रहे हैं। वोल्टेयर ने दिमाग को आजाद किया तो रूसो ने दिल को। एक ने क्रांति के लिए रास्ता बनाया, दूसरे ने उस क्रांति को जुनून दिया। रूसो एक ऐसा मुसाफिर था जो ताउम्र घर की तलाश करता रहा। वह एक भटका हुआ इंसान था, एक बुरा पिता था और शायद पागल भी। लेकिन उसके बिना आज का लोकतंत्र, हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे रोमांटिक एहसास अधूरे होते। जैसा कि उसने खुद कहा था, हो सकता है मैं दूसरों से बेहतर ना हूं, लेकिन मैं अलग जरूर हूं। रूसो की सबसे बड़ी जीत राजनीति में थी। अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र और थॉमस जेफरसन के विचार रूसो से गहरे प्रभावित थे। नेपोलियन ने यहां तक कहा, रूसो के बिना फ्रांसीसी क्रांति कभी नहीं होती। मराठ सड़कों पर खड़े होकर लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाते थे। रूसो ने जनता की संप्रभुता का जो मंत्र दिया, वो आज के हर एक लोकतंत्र की नींव है। आज भी जब कोई गरीब अपने हक के लिए लड़ता है, जब कोई माँ अपने बच्चों को प्राकृतिक ढंग से पालती है, या जब कोई कवि प्रकृति की गोद में शांति ढूंढता है, तो वहां रूसो जिंदा होता है। वह पाखंडी था, वह पागल था, वह अपराधी था, लेकिन वह हम था। उसने हमारे भीतर के उस आदिम इंसान को जगाया जो सभ्यता की बेड़ियों में छटपटा रहा था। इतिहास ने उसे मूर्तियां दी, लेकिन उसने इतिहास को एक आत्मा दी।